भी दे रखा है शायद मैंने ना। डीबीपी नंबर 2, C2। तो उसको डिस्कस करते हैं। हेलो। तो आंसर लिखो इसके ना। C2 के आंसर।
फर्स्ट का आंसर है बी एंड सी, तो डीपीपी नंबर C2 फर्स्ट का आंसर है बी एंड सी। सेकंड का आंसर है फिर ए एंड सी, ए सी। थर्ड का आंसर बी सी डी, थर्ड का आंसर बी सी डी। फोर का आंसर ए एंड सी, इसे शीट में भी था मेरे हिसाब से। फाइव का आंसर दे रखा है, सिक्स का भी दे रखा है, सेवन का बी और एट का ए। सेवन का बी आ जाएगा, एट का ए आ जाएगा। तो फर्स्ट में को डाउट हो, सेकंड में को डाउट, वो डिफरेंशिएट कर देंगे ना और 2x को बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद थर्ड में को डाउट हो, थर्ड में n बराबर 2 मान लो समझने के लिए, सबसे सही तरीका ये है। जनरलाइज करके भी निकाल सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा। एक बार चाहो तो n बराबर 2 ले लो, एक बार n बराबर 3 ले लो, और उसके लिए दिखा दो, आप चेक कर लो फटाफट। तो मान लो मैंने n बराबर 2 ले लिया, तो ये नल मैट्रिक्स आ गया। अब मुझे a प्लस आई और a माइनस आई दोनों चाहिए, है ना। n बराबर 2 ले लिया मुझे, तो a प्लस आई और a माइनस आई लाने के लिए मुझे कोई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, उसको पहले माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी नल मैट्रिक्स रहेगा। फिर अब यहाँ आई कर दो और यहाँ प्लस आई कर दो, तो इस आई को लिख दो आई स्क्वायर, उधर आई रहने दो। अब a इंटू आई बराबर क्या होता है, आई इंटू ए, तो a प्लस बी, ए माइनस बी लगा दो उसमें। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू क्या आ गया, आई आ गया। अब ये दो मैट्रिक्स है, इनका प्रोडक्ट इसके बराबर है, तो इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, बराबर होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई लगा देंगे हम, तो उसके बाद आ जाएगा फिर। नहीं, वो कहावत सुनी है आपने, वो सीधी नहीं होती। सुना है आपने? सुना है ना, सीधी नहीं होती। कितना ही कर लो सीधी होती नहीं है वो। क्या करें अपन, नहीं सुना? ठीक है, जिसने सुना है उसने सुन लिया, जिसने नहीं सुना वो सोचता रहेगा क्या सुना। तो जिस दिन उसको मालूम पड़ेगा अच्छा ये था क्या, बहुत हंसेगा वो जोर जोर से। जैसे कोई चुटकुला सुनाता है ना, तो आदमी 3 बार हंसता है। कोई भी चुटकुला सुनाओ आप, जैसे मैं अभी चुटकुला सुनाऊँ आपको, तो यहाँ बैठा बच्चा कोई 3 बार हंसेगा। कोई शुरू में हंसेगा, कोई बाद में हंसेगा, कोई उसके बाद हंसेगा। 3 बार ही हंसता है वो, चौथी बार तो वो जो पागल है। 3 बार किससे हंसेगा, पहली बार तो वो हंसेगा जिसके समझ में आ जाएगा एक बार में, है ना। 3 तरह के लोग हंसेंगे, मतलब पहले तरह के वो लोग जिनके समझ में आ जाएगा। दूसरे वो कि यार नहीं हंसूंगा तो लोग बाग समझेंगे तेरे समझ में नहीं आया, तो जबरदस्ती हंसेगा। फिर वो तीसरी बार और हंसेगा, अच्छा यार ये था चुटकुला। फिर वो रियल हंसी उसकी तब आएगी। तो वही मैंने जो बोला है ना, वो जिनके समझ में आ गया उनको तो मजा आ गया, सर ने सही बताया है। जिनको समझ में नहीं आया उनको टाइम लगेगा। फिर जब या तो समझा दोगे आप मेरे जाने के बाद, है ना, क्योंकि मेरे जाने के बाद यही सबसे बड़ी बात रहेगी कि यार सर ने क्या बोला था, है ना। इंडिकेशन तो गया बाहर में, सर ने क्या बोला था यार, वो सर क्या समझा रहे थे यार, मतलब है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो एक्साइटमेंट बरकरार रहेगा आपका क्लास के लास्ट तक। तो ये हमने ऐसे निकाल लिया बस, तो ये दिस इज वन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई या आई प्लस ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस ए की वैल्यू 1 के बराबर आएगी, मतलब दोनों के दोनों नॉन जीरो आएंगे, मतलब इन्वर्टिबल होंगे दोनों ना। तो बोथ आर इन्वर्टिबल। और सी तो जो है क्लियर है ही, सही ना। 4 में को डाउट हो, 5 में को डाउट हो। 5 आसान है, फटाफट हाफ बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल करना है। दोनों में राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, पी को ऊपर ले लो और वो हाइट आ जाएगी, हाफ बेस हो जाएगा 2e, हाइट को b मान लेंगे, तो फटाफट एरिया निकल जाएगा। और उससे 5 के बाद 6 में को डाउट हो। ये सवाल ऐसा शीट में भी था कोनिक सेक्शन में, इतनी बड़ी शीट है कोनिक सेक्शन की, उसमें हर वैरायटी का सवाल डाल रखा है हमने ना, हर वैरायटी का सवाल। ये उसमें इस तरह का सवाल भी है उसमें शायद, लेकिन उसमें भी पैराबोला एलिप्स ही था। उसमें भी पैराबोला एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में ही है, सेक्शन ई के अंदर होगा मेरे हिसाब से शायद। उसमें भी इलिप्स और पैराबोला के बारे में बोला है, और वहां बोल रखा है कि इनका कॉमन लेटर सेक्टम है। बस उस कॉमन लेटर सेक्टम की बात लगा दो यहाँ पर। तो कॉमन लेटर सेक्टम का मतलब ऐसा हो गया कि इलिप्स का डायग्राम बना दिया हमने, और उसमें दे रखा है कि सी हमारे पास पॉजिटिव है। तो ये लेटर सेक्टम का मतलब, ये कोई एक सेगमेंट बना दिया मैंने। मान लिया कि ये इलिप्स का लेटर सेक्टम है ना, और सी हमें पॉजिटिव दिया हुआ है, तो पैराबोला का डायग्राम नो डाउट इस तरह से कुछ बनेगा ना। पैराबोला का डायग्राम मुझे ऐसा बनाना है, ये पैराबोला का डायग्राम मैंने ऐसा बनाना है। तो अब ये पैराबोला का भी क्या है, लेटेस्ट सेक्टम है। अगर ये पैराबोला का भी लेटेस्ट सेक्टम है तो ये पैराबोला का फोकस है। तो दिस इज C, 0 एंड दिस इज एज वेल एज AE, 0,
है ना। तो एक तो ये बात हो गई कि भाई हमारे पास जो है वो c इज इक्वल टू क्या हो गया ए, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है ना। तो क्योंकि अगर मान लो पैराबोला यूं आ जाता तभी फोकस तो वहां आ सकता था। तो ये लेंथ भी क्या होगी, बराबर होगी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम फॉर द पैराबोला, 4c एंड दैट इज 2b स्क्वायर बाई ए। अब यहां से मुझे क्या करना है, ए और सी में रिलेशन लाना है बस। ए और सी में मुझे यहां से रिलेशन लाना है, बाकी सब हटाना है मुझे। ए बी हटाना है, ई हटाना है, मुझे ए और सी में कहीं ना कहीं इक्वेशन बनानी है। तो इसको देखो हम लिख सकते हैं, दिस इज सी बाई ए, इसको ऐसे लिख दो आप, है ना। अब वहां पर ई क्रिएट कर लो, तो दिस इज 4c बाई ए एंड दिस इज 2 इंटू दिस इज 1 माइनस ई स्क्वायर, और ई की जगह वापस सी बाई ए लिख दो ना, है ना भाई। ये इलिप्स की अगर मैं एसेंट्रिसिटी निकालूंगा तो इलिप्स का ई क्या होता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 2c बाई ए, 2 से 2 को 4 को काट दिया मैंने, दिस इज 1 माइनस, एंड व्हाट इज सी बाई ए, व्हाट इज ई, ई इज सी बाई ए, तो सी बाई ए का होल स्क्वायर। बस लेट सी बाई ए बराबर टी, तो टी में क्वालिटी बन जाएगी, टी की वैल्यू निकाल लूंगा, उसका उल्टा कर दूंगा। नो डाउट सी बाई ए पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव वाली को रिजेक्ट कर देंगे, जो पॉजिटिव आएगा उसका उल्टा कर देंगे और उसका इंटीग्रल पार्ट निकाल लेंगे, तो √2 + 1 आ जाएगा एक्चुअली वो। ए बाई सी इज √2 + 1, तो उसका इंटीग्रल पार्ट। अच्छा सवाल है, छोटा सा सवाल है। ऐसे सवाल आते हैं जेई में भर भर के, अगर आपकी शीट में देखो 175 सवाल थे उसमें ना, एक कोनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में कितने सवाल थे, मेरे हिसाब से 125 कितने थे, 100 इतने सवाल थे हमारे पास। वो इतने मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उनके अलावा, इतने सवाल भर रखे हैं उसमें, तभी तो हटाए इस बार हमने यहाँ से। उनको डिस्कस करने में बहुत दिक्कत आती है ना, लेकिन वो कलेक्शन है हमारे पास, वो जो यहाँ बचा रखे हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है ना। वो सब इंतजाम कर रखा है हमने, आपके सामने कैसे आएंगे वो। लेकिन वो क्लास में लाने के बाद फिर वो आपको लगता है डिस्कस नहीं कर रहे, जबकि शीटें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है वो डिस्कस करने के लिए। क्या डिस्कस करो, उसको टाइम ही नहीं मिलता है ना, लगे रहते हैं आने के बाद हम। कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि आज आराम कराया इन्होंने आके, कभी देखा ही नहीं होगा आपने ऐसे ना। और आपने क्या, किसी ने नहीं देखा आज तक, जो हमसे पढ़ा है उसने किसी ने नहीं देखा आज तक कि इन्होंने कभी आराम कराओ क्लास में आके। तो इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है, फिर भी डिस्कस नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ रह ही जाता है ना। इसलिए उन सवालों की संख्या कम की गई। फिर भी मन नहीं मांगा तो कोशिश की है जिस चैप्टर बढ़ा है उसमें 50 तो डालो कम से कम। तो संख्या फिक्स कर रखी है भाई, इतने 20 डाल दो, किसी में 25 डाल दो, किसी में 50 डाल दो। तो चैप्टर का जो नंबर ऑफ लेक्चर है प्लान है उस हिसाब से डाल रखे हैं इसमें। तो उसमें तो बहुत सारे सवाल थे, तो वो उस कोने की शीट ही कर लो बस आप, तो उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। एडवांस की तैयारी भी उससे हो गई, मेंस की तैयारी भी उससे हो गई, हर वैरायटी का सवाल है क्योंकि उसके अंदर अपनी शीटें इतनी सफिशिएंट है, इनको भी ईमानदारी से कर लिया जाए ना, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है अपना। वो एक एक सवाल अगर ढंग से कर लें तो बने, क्योंकि सभी सवाल ये दोबारा आते हैं तो दोबारा ही नहीं कर पाते बने। तो इसमें फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 पर आ गए। 7 में कोई डाउट हो, 7 में तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इनमें बिना। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि भाई एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर 1 दिया हुआ है ना, और फिर दिया हुआ है ए इंटू एडजेंट ऑफ ए और प्लस एडजेंट ऑफ बी बराबर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है शायद हमें, ऐसे दे रखा है। तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी निकालना है, तो मुझे ए प्लस बी क्रिएट करना है कहीं ना कहीं, है ना। तो देखो व्हाट इज ए इंटू एडजेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई हो गया वो, और नो डाउट ये आई उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का ए है। तो ऑर्डर की बात कर ही नहीं रहे अपन, हालांकि दे रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स से सेम ऑर्डर के हैं सब। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ए इंटू एडजेंट ऑफ बी से, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इज इक्वल टू बी आ गया। नो व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए 1, तो आई प्लस। अब देखो ये मुझे हटाना है, लेकिन मुझे एडजेंट ऑफ बी को हटाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं व्हाट इज बी इनवर्स, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी, और व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ बी 1, तो इसकी जगह बी इनवर्स लिख दो, ये भी आ जाएगा। अब हमें क्या है, ए प्लस बी चाहिए, तो यहां ए तो है, इसको बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो ए प्लस बी आ जाएगा। तो बी से हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बी इनवर्स बाद में है ना, तो हमने बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ए से बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बी इंटू बी आ गया ना। ना बी से व्हाट इज आई इंटू बी, ना व्हाट इज दिस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा बस। तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लो आप, तरफ डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी स्क्वायर एंड दैट इज बी का होल स्क्वायर, 1 आ जाएगा मतलब। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज 1।
ये थोड़ा मैट्रिक्स में रहता है, मतलब फॉर्मूले भी हैं बहुत सारे, उनको याद भी रखते हैं ना, कई बार ये थोड़ा असमंजस रहता है इनमें कि कई बार एज्यूम करके करें या मतलब ऐसे कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लगा दें, ये तो रहता है थोड़ा, इसमें दिक्कत रहती है इसमें ना। तो लेकिन वो कई बार लगता है 3/3 का ऑर्डर भी मेंशन नहीं कर रखा है उन्होंने, सेम ऑर्डर बोल रखा है। ये तो कोई 2/2 का एज्यूम करें ऐसा अपन, लेकिन वो एज्यूम करने में भी दिक्कत आती है कई बार कि डिटरमिनेंट ए भी 1 आना चाहिए, वो भी 1 आना चाहिए, है ना, फिर वो बी आना चाहिए। तो वो काफी मुश्किल था सोचना। तो यहाँ जैसे सवाल पढ़ने लगे या मैं एज्यूम करने लगा तो मुझे लगा यार वो तो काम नहीं चलेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है सोचना, फिर यही कुछ एल्जेब्रिकली करना पड़ेगा मतलब अपने को। तो ये थोड़ी समस्या रहती है मैट्रिक्स के सवालों में ना। तो या तो धीरे धीरे अनुभव से आ जाता है, जब अपन लगे रहते हैं ना तो फिर आ जाता है धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं है ना। सभी सीखते हैं, जैसे आप भी सीखते हैं और भी बच्चे सीखते हैं ना, तो आ जाता है धीरे धीरे, लेकिन लगे रहना पड़ता है। 8 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 8 में यही कि बस अब इसमें निकाल सकते हैं अपन चाहें तो, यहां से हम देख सकते हैं कि मुझे ए इंटू बी इनवर्स निकालना है। तो ए इंटू बी इनवर्स कितना निकाल लिया मैंने, बी माइनस आई निकाल लिया मैंने यहां से। अब मुझे पता नहीं है कि ए इंटू बी इनवर्स इंटू ए के बराबर आएगा नहीं आएगा, ये मुझे पता नहीं है, वो तो ऑप्शन में लिखा हुआ है, लेकिन वो एक पॉसिबिलिटी है, उसको लेके चलूंगा मैं कि भाई वो कहीं आ रहा है क्या हमारे पास, तो वो मैं यहां से निकाल लूंगा। तो मेरे पास क्या है, ए इंटू बी इनवर्स तो है, मुझे क्या निकालना है अब, बी इनवर्स इंटू ए। तो बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो उसमें ना, ये बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाई करा था कि बी इनवर्स आगे आएगा और ए बाद में आएगा। पोस्ट मल्टीप्लाई करता तो फायदा नहीं होता, वापस वही आ जाता हमारे पास है। तो प्री मल्टीप्लाई कर दिया इसको मैंने, तो बी प्लस ए, ये कितना आ जाएगा, बी प्लस ए, दिस इज बी प्लस ए इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। नॉट दिस इज आई एंड प्लस बी इनवर्स इंटू ए एंड दैट इज इक्वल टू बी। बस यहां से बी इनवर्स ए कितना आ गया, दिस इज बी इनवर्स ए इज इक्वल टू बी माइनस आई। अभी भी बी माइनस आई है, बी माइनस, दोनों बराबर हो गए इसका मतलब, है ना, दोनों के दोनों बराबर आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आगे आ गए अपन, शीट में आ गए अपन, हो गया ना। तो शीट में इंडेफिनिट की शीट पर आ गए हम पहले। इसमें हमें दिया हुआ है एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2, बचे हुए सवाल 2-3 सवाल बचे हैं शायद मेरे हिसाब से, 5 बचे हैं। तो 14 तक तो लगातार आ गए थे शायद हम, है ना, 14 तक नहीं, कहां तक आ गए थे, 20 तक लगातार आ गए थे ना हम। उसके बाद हम आ गए क्वेश्चन नंबर 21, 21 मेरे को डाउट हो, वो डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ आप, है ना, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स। तो दोनों तरफ जब डिफरेंशिएट करोगे तो कंपेयर करना पड़ेगा आपको ना। तो उसमें हम जैसे हम कंपेयर करेंगे तो व्हाट वी गेट, कंपेयर करने पर ही आएगा जी डेस एक्स इजिकल टू जी डेस एक्स इजिकल टू, ये आ जाएगा हमारे पास cos x माइनस साइन एक्स, दिस इज cos x माइनस साइन एक्स, ये आ जाएगा कंपेयर करने पर। मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूंगा ना, और डिफरेंशिएट करने के बाद कंपेयर कर लूंगा। इधर तो डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं ना, डिफरेंशिएट करते साइन ऑफ इंटीग्रल हट जाएगा, और उधर मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल या जो भी क्वेश्चन रूल है वो लगाना पड़ेगा, फिर मैं दोनों तरफ कंपेयर करूंगा। बताऊं डिफरेंशिएट करके, इधर तो हट ही जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रल, बस उधर डिफरेंशिएट करना है, और जिसे मैं कंपेयर करूंगा तो मैं जी डेस एक्स निकाल पाऊंगा फटाफट ही, तो ये जी डेस एक्स आ जाएगा। बस इसके बाद मैं सारे ऑप्शन चेक कर सकता हूँ। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि जी डिक्रीजिंग का मतलब जी का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, ये जी का डेरिवेटिव मेरे पास है, ये कंपेयर करने से आ जाएगा, ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं कंपेयर करने से आ जाएगा। अब हम जानते हैं 0 से π/4 में कौन बड़ा होता है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा 0 से π/4 में, इसका मतलब ए इज इनकरेक्ट। फिर आ गए हम जी डैश पर, तो जी डैश इंक्रीजिंग का मतलब जी डैश का डेरिवेटिव, मतलब जी का डबल डेरिवेटिव मुझे निकालना है, तो जी का डबल डेरिवेटिव निकाल लो, तो ये जी का डबल डेरिवेटिव आ गया, दैट इज माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये डेरिवेटिव आ गया। अब ये तो क्या आ गया, 0 से π/4 में नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब दिस इज अगेन रॉन्ग, ये भी गलत हो गया ना। जी डैश 0 से π/4 में इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि जी डैश का डेरिवेटिव 0 से π/4 में नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग नहीं है। तो ए और बी दोनों गलत हो गए। अब सी पर आते हैं अपन, सी में हमें चेक करना है जी प्लस जी डैश जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है क्या। तो हमें एक फंक्शन मान लिया हमने 5x इज इक्वल टू जी एक्स प्लस जी डैश एक्स। अब मुझे ये चेक करना है कि ये फंक्शन मतलब 5x इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देयरफॉर 5-x इज इक्वल टू जी डैश एक्स एंड प्लस जी डबल डैश एक्स। अब मुझे चेक करना पड़ेगा ये उस गिवन इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, तो मेरे पास दोनों तैयार है, दोनों को जोड़ दो आप, व्हाट वी गेट, माइनस का 2 sin x
और क्लियर कट दिख रहा है कि 0 से π/4 में या 0 से π/2 में ये नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं हो सकता, डिक्रीजिंग होगा। डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। या फिर डी भी चेक कर लेते हैं अपने को, तो बस वो डिफरेंशिएट करके कंपेयर करना पड़ा अपने को ना, और उसके बाद फिर निकाल दिया ना। 22 में को डाउट, ये पहले कर चुके थे शायद हम, नहीं करा था क्या? 22 में को डाउट हो गया ना, ये मैंने मैनिपुलेट करके निकाल लिया, वो बन गया e⁻x fx प्लस f'(x). 23 में को डाउट हो। अब इसमें क्या है दिक्कत है इसमें ना, मतलब वो भी कहीं ना कहीं नजर में रहते हैं ना, ये कन्वेंशनल तरीका है इसमें, नीचे sin 2x है और ऊपर sin x प्लस cos x या sin x माइनस cos x है, तो हम क्या करेंगे उसके इंटीग्रल को t मान लेंगे, लेकिन जिसे हम मानेंगे आंसर sin cos में आएगा, और ऑप्शन में 10 में है। ये तो स्टैंडर्ड, अच्छी बात ये है कि स्टैंडर्ड लॉजिक है कि नीचे sin 2x है, ऊपर sin x प्लस cos x या sin x माइनस cos x है, तो मैं ऊपर वाले के इंटीग्रल को t मान लूंगा। लेकिन अगर ऊपर वाले के इंटीग्रल को t मानूंगा तो आंसर में sin cos आएगा, लेकिन आंसर में 10 है। तो या तो मैं अपने तरीके पे कायम रहूं जो रहना चाहिए मेरे हिसाब से ना, या फिर मैं इस आंसर देख के सोचूं कि आंसर देख के मैं सवाल को इस तरह से बढ़ाऊं कि भाई मेरा आंसर वो आ जाए, जो शायद मुश्किल होता है एग्जामिनेशन में तो खास तौर से, है ना। लेकिन अगर वो तब पॉसिबल होता है जब मुझे तरीका पता नहीं होता। ये तो स्टैंडर्ड अप्रोच है जो मेरे दिमाग में देखते ही मैं सवाल वैसे ही करूंगा कि उसके इंटीग्रल को पुट कर दूंगा। तो उस ऊपर वाले का इंटीग्रल कितना है sin x प्लस cos x, तो उसको पुट कर दो t के बराबर, और इससे कितना आ जाएगा, दिस इज, वो तो कांस्टेंट है हमारे पास साइन ऑफ इंटीग्रल, तो ऊपर dt आ जाएगा, और ये कितना आएगा 1 प्लस sin 2x बराबर कितना आ जाएगा, दिस इज dt t स्क्वायर, ये स्क्वायरिंग करेंगे ना हम, तो उससे t स्क्वायर आ जाएगा, तो इससे sin 2x की वैल्यू भी निकल जाएगी, तो वो इंटीग्रल बनेगा 1 माइनस 1/√3, और वो कितना बनेगा dt बन जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू, दैट इज 1 प्लस 2/√3, और ये कितना आ जाएगा, दिस sin 2x इज t स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1, है ना, ये ऐसा आ जाएगा ये। तो अब इसमें क्या है, इससे तो दिक्कत है नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लूंगा मैं, तो ये तो बाहर निकाल लो आप, 1 माइनस 1/√3 को मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसमें क्या करो, इसको भी बाहर निकाल लो, 2/√3 को भी, तो 2/√3 भी मैंने बाहर निकाल लिया, तो कितना बचेगा ये, √3/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √3/2, दिस इज √3/2। ये 2/√3 बाहर निकाला ना मैंने, मतलब कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया है, √3/2 आ गया, वो +1 आ गया। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा ये, क्योंकि वो तो वापस अंदर ले जाओ आप, वही 1 प्लस 2/√3 आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें ये मैंने बाहर निकाल लिया यहां से, इसको मैंने बाहर निकाल लिया यहां से, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ गई टी स्क्वायर के साथ, क्योंकि 0.866 है, वो -1 है, लॉग की फॉर्म बनेगी, मतलब थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर लो, दिस इज √3 -1/2, ये ऐसा आ गया बाहर ना। नाउ इंटीग्रल ऑफ दिस इज 1 ये हमारे पास बनेगा, दिस इज टी स्क्वायर माइनस दैट इज 1 माइनस √3/2, ये ऐसा बनेगा ना, वो माइनस साइन कॉमन ले लिया मैंने क्योंकि ये बड़ा है ना नेगेटिव वाला, तो 1 माइनस √3/2 बन जाएगा, एंड दिस इज 2 माइनस √3/2, ये मैंने ऐसे लिख दिया इसको यहाँ पर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, तो उसके लिए लेकिन दिक्कत आएगी, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो उसको आप, 2 से ऊपर नीचे, भैया तो यूं लिख दो आंख बंद करके, फिर आंख बाद में खोलनी पड़ेगी, नहीं, या फिर यही आंख खोल के लिखो आप। तो इसमें क्या है थोड़ा, या तो मैं ऐसे लिख देता है इसको स्क्वायर करके, या फिर मैं इसको ऐसे लिखने की कोशिश करता कि ये हमारे पास कितना आ रहा है, 2 माइनस √3 आ रहा है, दिस इज 2 माइनस √3/2, तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 4 माइनस 2√3/4, नाउ दिस इज √3 -1/2 का होल स्क्वायर, ये ऐसे बन जाएगा अच्छे से, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी, तो मैंने क्या लिखा है इसको ऐसे लिख दिया है ना, ये दिखाई दिया मैंने कैसे किया, तो दिस इज √3 -1/2 होल स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म आ गई, अभी लॉग में आ गया मतलब, है ना।
लेकिन ये टी में आएगा और टी हमारे पास वो है, तो दिस इज √3 -1/2, और ये कितना आ गया 1/2a, एंड a इज √3 -1/2 इंटू ln ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो ये ऐसा आ जाएगा t प्लस √3 -1/2 प्लस c, मतलब t की जगह तो हट ही जाएगा, जो भी हटना है यहां से ये हट जाएगा यहां से, 1/2 बचेगा लगभग, शायद मेरे हिसाब से सब में 1/2 आ रहा है, तो 1/2 से दिक्कत अब इसमें दिक्कत आएगी अपने को ना आंसर निकालने में, तो दिस इज 1/2 ln ऑफ दैट इज sin x प्लस cos x माइनस √3 -1/2, and that is sin x प्लस cos x √3 -1/2। अब क्या हमारा आंसर ये आ गया ना, वो तो अपने कैलकुलेट करते करते मालूम पड़ जाएगा, इनफैक्ट डर लगने लग जाएगा बल्कि कि मैच नहीं करेगा आंसर, क्योंकि वो तो पता है साइन कोस में आंसर आए। अब या तो इसको उस फॉर्म में लाओ कि उनको चेक करके देख लो आप रेंडमली, कि उनको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो आप और ये दिखा दो आप किससे किससे मैच कर रहा है, या फिर यहां से लाने की कोशिश करोगे तो टाइम लगेगा, यहां से लाने की कोशिश करोगे तो टाइम लगेगा, तो उसमें यहां से भी अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो सोचना पड़ेगा, फिर मुझे आंसर पर नजर रखनी पड़ेगी, तभी जाके आएगा वो। जैसे उसमें क्या है, एंगल π/12 भी है शायद मेरे हिसाब से, और π/6 भी है, तो दिस इज साइन 15 डिग्री, दिस इज साइन 15 डिग्री, उसमें π/12 है ना एक ऑप्शन में, तो इसको साइन 15 डिग्री करके लिख दो आप, ये भी साइन 15 डिग्री है। अब ये तो साइन 15 डिग्री बन जाएगा, है ना। अब यहां ध्यान से देखें हम कि इसको भी मुझे, क्योंकि ये तो साइन बन गया एक अकेला साइन, तो इसको भी साइन बना दो ताकि साइन सी माइनस साइन डी लगा सकें अपन। क्या हुआ, कहां पर, नहीं यहां पर, अच्छा तो हाँ बिल्कुल सही बात, साइन 15 डिग्री बना 2√2 आएगा, तो हम क्या करें, जैसे ये अगर बन भी जाएगा, मान लो बना दूंगा तो √2 तो मैं कभी भी लेके आ जाऊंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको, तो ये साइन 15 डिग्री बन जाएगा। लेकिन साइन 15 डिग्री बनने के बाद भी फायदा तब होगा, ये भी साइन में आया है, ताकि मैं साइन सी माइनस साइन डी लगा पाऊंगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ √2 लिखा, तो मैंने यहां भी √2 लिख दिया, फिर मैंने यहां लिखा तो मुझे यहां भी लिखना पड़ा, मतलब मैंने ऊपर नीचे √2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर और नीचे वाले एक्सप्रेशन को √2 से डिवाइड कर दिया हमने। मतलब ये कितना बन जाएगा, दिस इज साइन ऑफ x प्लस π/4 एंड दिस इज साइन ऑफ π/12, दिस इज अगेन साइन ऑफ x प्लस π/4 प्लस साइन π/12, मतलब इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, है ना, आ जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से। या फिर अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर आंसर को मैनिपुलेट कर लो मेरे हिसाब से, तो हो सकता है क्योंकि एकदम ही थॉट नहीं आया ना, तो उसको साइन कोस में कन्वर्ट करके कहीं 2 साइन कोस भी वगैरह लगा के देखो, हल्का सा तो मालूम पड़ जाएगा कि किससे क्या मैच कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है ना। या ऐसा कर सकते थे, जैसे हिट एंड ट्रायल लगाते, जैसे मेरा आंसर ये आ गया ना, मैं वही कोशिश कर रहा था यहाँ पर, जैसे हमारा ये आंसर आया था, ये √2 तो बाद में डिवाइड करा मैंने, कोई एंगल रख के देख लो यहाँ, जैसे x = 0 रख के देख लो, x = 0 पर ये कितना आएगा 1 माइनस √3 -1/2, मैंने x = 0 लिखा ना, x = 0 रखने पर ये आ गया, ऐसे x = 0 यहाँ रख दो, ये आ गया, इसको सोल्व कर लो,
सोल्व करने पर शायद ये आ रहा है, तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो फिर ये √3 बाहर निकल जाएगा और ये कितना आएगा, दैट इज √3 m प्लस 1। तो फिर ये आ जाएगा √3 इंटू 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2। तो दैट इज नहीं आएगा उससे ना, आ रहा है क्या? अगर मैंने x बराबर 0 लिखा तो ये 1 आया ना, माइनस का √3 माइनस 1/2 और नीचे प्लस आ गया, तो उसको सोल्व करा तो 3 माइनस √3 और ये आ गया 1 प्लस √3। तो उसको बाहर निकाल लो। फिर मैंने इसको रेशनलाइज किया तो वो 4 माइनस 2 √3 आ गया, नीचे 2 आया, तो फिर 2 से कितना आ गया, वो आ गया 2 √3 माइनस 3। इसमें आएगा 1/√3, नीचे आ जाएगा वो। मतलब ये मैंने क्या करा, यहाँ x बराबर 0 रख दिया इसमें, तो x बराबर 0 रखने पर ये वैल्यू ये आई। तो √2 से बाद में डिवाइड किया ना मैंने, √2 पे फोकस मत करो, इसमें x बराबर 0 लिखा तो ऊपर वाला ये आ जाएगा, नीचे रखो तो नीचे ये आ जाएगा। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, ये आ गया सिंप्लीफाई करने पर, ये सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा। कर सकते हैं ना सिंप्लीफाई, तो √3 कॉमन ले लिया, रेशनलाइज कर दिया, सोल्व कर दिया। अब हम देख रहे हैं हमारे पास जो आंसर आया है, अगर मैं x बराबर 0 लिखूंगा तो हाफ ln के अंदर 2 √3 माइनस 3 आना चाहिए, तो उसमें x बराबर 0 रख दो ना आंसर में। तो ए ऑप्शन से आ रहा है देखो आप, क्योंकि अगर मैं x बराबर 0 लिखूंगा तो व्हाट इज 10 15 डिग्री 2 माइनस √3, और नीचे कितना बनेगा 10 π/6 1/√3, बस वो आ जाएगा फटाफट। ए इज द करेक्ट आंसर। या तो पूरा मैच कराओ या ऐसे हिट एंड ट्रायल लगा दिए कि ए से मैच, बाकी से मैच नहीं करेगा वो ना, बाकी से मैच नहीं करेगा वो, रख के देखेंगे मतलब बाकी में हम तो उससे या तो फिर ऐसे मैच करा लो। इसके बाद नेक्स्ट हम आ गए 24 में को डाउट हो, ये मैंने क्लास में कराया था कोसेक स्क्वायर वाला, शायद आपको 25 में को डाउट हो। हाँ हो गया, इसी हमारे सीट में सवाल है सेक एक्स माइनस 1, ये एक्सरसाइज 1 में ही है मेरे हिसाब से, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3, 8 स्क्वायर रूट ऑफ सेक एक्स माइनस 1। देखो आप, स्क्वायर रूट ऑफ सेक एक्स माइनस, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 सवाल नंबर E3, उसमें सेक एक्स माइनस 1 है, इसमें सेक 2x माइनस 1 है, लेकिन दोनों के आंसर है ना डिफरेंट तरह से लिखे हुए हैं। उसका सर मैंने बताया भी था वो क्लास में करके, दोनों तरह से आंसर निकाल के, अगर अलग तरह से करते तो आंसर अलग आता, फिर शायद वो मैंने मैनिपुलेट करके भी दिखाया था आपको ना, तो वहां आंसर अलग तरह से लिखा हुआ है, या आंसर अलग तरह से लिखा हुआ है, लेकिन वो बताया था मैंने आपको E3 ना, हो गया होगा है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, ये थे बस इसमें, तो डेफिनेट में आ गए हम। डेफिनेट के अंदर एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, इसमें A1 से लेकर A5 है ना, तो A1 के किसी पार्ट में डाउट हो, A1 के किसी पार्ट में डाउट, ये पूरा A1 जेई में आया हुआ सवाल, पूरा का पूरा ये मैथ्स द कॉलम में आया था, एक में ए में ये था, बी में ये था, सी में ये था और डी में ये था, इनको मैच कराना था हमने। इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 1 मैथ्स द कॉलम में आया हुआ है सवाल, बताना है। हो गया सेकंड, बी A2 में को डाउट हो, A2 के किसी पार्ट में डाउट, A3 के किसी पार्ट में डाउट हो, A3 के किसी पार्ट में डाउट, सी में अंडर रूट एक्स को टी पुट कर दो, पुट अंडर रूट एक्स बराबर टी, पुट कर दो अंडर रूट एक्स बराबर टी, ये तो दिमाग लगाओ ऊपर, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दो, या तो एक्स को ऐसे लिखो, क्योंकि नीचे हमारे पास है ना वो, नीचे 1 प्लस अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है हमारे पास, और ऊपर एक्स लिखा हुआ है, तो उसे एक्स को ऐसे लिख दो, या तो -1 + 1 कर दो, ऐसे कर दो इसमें, ताकि वो एक फैक्टर से एक फैक्टर कट जाएगा, है ना। फिर ये तो ऐसा आ जाएगा, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स -1, ये तो ऐसा आ गया ना एक तो, और एक में कितना आ गया 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 आ गया। फिर इसको जो अगर मैं पुट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है 1/√x, तो इसमें क्या करो यहाँ √x कर दो और यहां भी √x कर दो, या फिर सीधे सीधे करो अंडर रूट x बराबर टी पुट कर दो आप चाहो तो, इसमें ऐसा कुछ मत करो आप, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बराबर टी, या x बराबर टी स्क्वायर पुट कर दो चाहो तो, बस ये पुट करते ही आ जाता है हमारा आंसर। बताऊं करके। इसके बाद नेक्स्ट हम आ गए A4 के किसी पार्ट में डाउट हो, तो वो फोर्थ वाला फिर आ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, मैंने कहा था ना रटना पड़ेगा वो, अब वो रटा हुआ काम आ जाएगा यहाँ पर, वरना वो डिराइव करने बैठे हो उसको आप, है ना। तो 3 होते हैं ना, ये आता है 2 sin इनवर्स एक्स, एक बार आता है पाई माइनस 2 sin इनवर्स एक्स, और एक बार माइनस पाई माइनस का 2 sin इनवर्स एक्स, फिर वो आता है 2 tan इनवर्स एक्स,
पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स में आता है 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। तीनों के ग्राफ व्राफ सब बना रखे हैं हमने ना, तो वो इतना पढ़ते हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। यानी मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते नहीं थे हम शुरू में, जब काफी समय पहले की बात बता रहा हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया नहीं जाता था। वो कैसे पढ़ाते थे, फंक्शन में आगे आगे एक फॉर्मूला लिखा दिया बस ऐसे, भाई ये ऐसा फॉर्मूला होता है याद कर लो उसको। मतलब इतना डिटेल्ड पढ़ाने लग गए, इतना डिटेल से कि बच्चे को बेसिक बात भी बताओ आप, इतना डिटेल पढ़ाने लग गए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 4 5 6 लेक्चर लग जाते हैं पढ़ाने में, पहले पढ़ाया नहीं जाता था उसको, और जितना फॉर्मूला लिखते थे बच्चा खुद दिमाग लगा लेता था उनमें। लेकिन अब इतना सिस्टमेटिक पढ़ाने के बाद भी हालत हो जाती है अपनी। सीक्वेंस प्रोग्रेशन जिसे बहुत कम पढ़ाया जाता था ना, अब वो पूरा ढंग से पढ़ाते हैं उसको ना। तो इसमें हम कहाँ गए, A4 के, A4 हो गया मेरे हिसाब से ना, हो गया ना A4। A4 के बाद A5, A5 के किसी पार्ट में डाउट हो, A5 के किसी पार्ट में डाउट हो गया। इसमें जैसे ये हमारे पास सेकंड वाला है, तो सेकंड वाले के अंदर अगर हम ध्यान से देखें ये A to B लिखा हुआ है ना, हालांकि बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। क्या करेंगे इसमें हम, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे ना। ये x माइनस ए लिखा हुआ है और ये b माइनस एक्स लिखा हुआ है ना, b माइनस एक्स, और यहाँ दिया हुआ है क्लियरिटी के लिए ये a जो है वो b से बड़ा है, ये हमें दिया हुआ है ना, ठीक है ना, a b से बड़ा है हमारे पास। तो इसमें ये क्लियर कट है कि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये क्लियर कट है ना। ये हम इसलिए बोल सकते हैं कि जैसे मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूं मान लो है ना, तो हमने क्या करा, हमें दे रखा है कि ए बड़ा है हमारे पास, तो बी को मैंने यहां लिख लिया और ए को मैंने यहां लिख लिया। पता नहीं है मुझे ए और बी पॉजिटिव है नहीं है, लेकिन हमें ए बी से बड़ा दे रखा है ना, तो मैंने ऐसे लिख लिया है, छोटा नंबर पहले आ गया बड़ा नंबर बाद में। अब इसमें एक्स बराबर बी लिखो आप, एक्स बराबर बी पर क्या आ गया, 0 आ गया, ए पर भी क्या आ रहा है। अब ए से बी के बीच में ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, इसलिए दे रखा है हमें ये इंटरवल, क्योंकि ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना भाई, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा तो डिफाइन ही नहीं होगा, फिर मैं इंटीग्रेट किसको करूंगा। यानी क्लियरली ए के बाद ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि अगर एक्स ए से बड़ा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा वो, क्योंकि अगर एक्स ए से बड़ा होगा ना तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये क्या आ जाएगा, एक्स बी से कम भी नहीं हो सकता, वरना वो नेगेटिव है। यानी डायग्राम ए से बी के बीच में बनेगा, और ए से बी के बीच में निश्चित रूप से ये क्या है, पॉजिटिव है, तो अंडर रूट भी क्या आएगा, पॉजिटिव, तो डायग्राम ये ऐसे बनेगा। अब इसको अगर ये इंटीग्रल बी से ए होता तो फिर ये पॉजिटिव आता, क्योंकि फिर ये एरिया आता, समझ रहे बात। अगर ये छोटी लिमिट पहले होती, ये बी टू ए इसको इंटीग्रेट कर रहा होता, तो फिर नो डाउट ये एरिया आता, लेकिन वो तो उल्टा है। यानी अगर मैं यूं लिखूंगा ना, इसको ऐसा कर दूं माइनस बी टू ए, अब डेफिनेटली ये वैल्यू क्या आएगी, लेकिन ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगी, तो ये वैल्यू नेगेटिव, मतलब ये इसलिए बताया मैंने, हो सकता है ऑप्शन होते हैं हमारे पास उनमें नेगेटिव एक ही होता, तो फटाफट टिक कर देते कि आंसर नेगेटिव आएगा, ये इसलिए बताया मैंने आपको नहीं। वरना इंटीग्रेट तो कर सकते हैं हम, इंटीग्रेट करने के लिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लॉजिक है इसमें वो अंडर रूट क्वाड्रेटिक है ना, ये अंडर रूट क्वाड्रेटिक है ना, दिस इज रूट क्वाड्रेटिक, परफेक्ट स्क्वायर बना के इंटीग्रेट कर लो उसको, और वो फॉर्मूला लगेगा इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, वो फॉर्मूला लगा देंगे, हो जाएगा। इसमें हालांकि एक सब्स्टिट्यूशन होता है जो मैंने शायद लिखाया नहीं आपको, कि इसमें एक बेस्ट तरीका यही है कि हम क्वाड्रेटिक बना लें, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके निकाल दें, उससे निकाल, वरना इसमें एक फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा एन प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है जिसको हम दिमाग में रख सकते हैं ना। अगर इस तरह की फॉर्मेट हो एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स, या एक्स माइनस बी ए माइनस एक्स लिखा हुआ हो, ए के साथ में साइन को भी मान सकता हूं और ए के साथ में कोस को भी मान सकता हूं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये अगर मैं पुट करूं तो ये अंडर रूट गायब हो जाता है इससे ना, ये सब्स्टिट्यूशन है ना जो याद रखना पड़ता है अपने को ना, इसमें ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना। इसकी जगह अगर ये फॉर्मेट होता कहीं हमारे पास, इसकी जगह अगर ये फॉर्मेट होता एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स, तो यहां भी मैं इसको सोल्व करने के लिए भी मैं इस तरह की सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकता हूं, जैसे यहां बच सकता हूं मैं खुद भी यूज नहीं करता कभी इसका, मैं परफेक्ट स्क्वायर बना के सवाल करूंगा, क्योंकि पहले मैं थीटा आएगा फिर कन्वर्ट करूंगा, हालांकि डेफिनेट है, हालांकि लिमिट चेंज हो जाएगी, लेकिन लिमिट निकालने में भी टाइम लगेगा यहाँ, क्योंकि अगर इसको मैं मैनिपुलेट करूंगा ना तो दिक्कत आएगी, मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मुझे थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, या इनडेफिनेट की तरह करूंगा तो पूरा सवाल फिर एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
तो ये अवेलेबल है मार्केट में, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि इसको सोल्व करने के लिए इस तरह का सब्स्टिट्यूशन यूज में लाया जा सकता है ना, चाहे के साथ कोस लें चाहे के साथ साइन लें, ऐसा होगा तब भी हमें सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हैं, एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स या एक्स माइनस बी ए माइनस एक्स, ऐसा हो तो अपन ये यूज कर सकते हैं। इसको रखने से अंडर हट जाएगा। या अगर मुझे ये सवाल करना होता, से यहां तो परफेक्ट स्क्वायर बना लूं, ये सवाल मुझे करना होता विदाउट यूजिंग दिस, तो मैं क्या करता, इसको टी स्क्वायर पुट कर देता, इसको टी स्क्वायर, जो आसान रहता कंपेयर टू दिस। ये पुट करने के बजाय मैं इसको टी स्क्वायर पुट कर देता हूं, ताकि इसको टी स्क्वायर पुट करूंगा ना मैं, तो डीएक्स में क्या आएगा, बी माइनस एक्स को टी स्क्वायर पुट करो तो डीएक्स में क्या आएगा, टी डी टी, तो टी डी टी आएगा। फिर ये भी टी स्क्वायर है तो टी कट जाएगा अपने आप, अंदर अंडरवुड के अंदर क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगा वापस, फिर अंडरवुड क्वाड्रेटिक आ जाएगा, उसको सोल्व कर लो। मतलब तरीके अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं बताता तो मेरा काम ही नहीं चलता हमारा, लेकिन ये अवेलेबल है इसलिए ये बताया गया है कि इसको चाहो तो आप ये पुट करके भी अंडरवुड हटाया जा सकता है, ये पुट करके भी अंडरवुड हटाया जा सकता है ना। और अगर ऐसा होता, हमारे पास ऐसा होता अंडरवुड ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, अगर ऐसा होगा एक्स माइनस इंटू, तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस का बी टेन स्क्वायर थीटा, तो फिर ऐसा पुट करते हैं ना, यहाँ एक्स सीधा सीधा लिखा हुआ है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, वहां एक्स माइनस ए था तो बी माइनस एक्स था, समझ रहे हैं आप, वरना यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर बना लो आप, तो परफेक्ट स्क्वायर बना के कैलकुलेट कर लो। या फिर ऐसा होता है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो इसको सोल्व करने के लिए भी हम, या इसको मैनिपुलेट करने के लिए हम इस तरह का सब्स्टिट्यूशन काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। करके देखना घर जाके आप चाहो तो, इससे इसको करके देखना है इससे, वरना वो तो परफेक्ट स्क्वायर से तो आ ही जाएगा ना, इससे करके देखना घर जाके आप, उससे निकाल सकते हैं अपन, लेकिन टाइम लगेगा कन्वर्ट करने में, हालांकि ये डेफिनेट है तो फटाफट लिमिट भी चेंज हो जाएगी यहाँ, और वो अंडर रूट हट जाएगा, अच्छा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेट कर पाएंगे, लेकिन हम बिना उसको याद रखे भी अपन निकाल सकते हैं ना। इसके बाद यही थे बस शायद A1 से A5, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर A1 से A3, तो पार्ट 2 के A1 में को डाउट हो, A1 में को डाउट, भाई इंटीग्रेट कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अल्फा कांस्टेंट है तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, और वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जान खाएगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जान खाएगी हमारी ना, है ना। तो आप ही को करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, इंटीग्रेशन नहीं आया तो बता दूं आपको, तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट, वन को क्या लिख दो आप, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो बन गया 1 अपॉन एक्स प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बन गई, तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, लिमिट लगा दूंगा तो बाहर टेन इनवर्स आएगा, उसके अंदर जो है वो 1 प्लस कॉस अल्फा और साइन अल्फा आएगा, तो वो टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स के डायग्राम वगैरह बनाएंगे, और उनसे हालांकि डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको कन्वर्ट कर लेंगे, जानते ना बाहर टिक्नोमेट्री हो अंदर इनवर्स टिक्नोमेट्री हो तो आसान होता है, बाहर इनवर्स टिक्नोमेट्री हो अंदर टिक्नोमेट्री हो तो ग्राफ बनाने पड़ते हैं फिर अपने को, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, वो ग्राफ बनाने पड़ते हैं फिर अपने को। सेकंड में को डाउट हो, सेकंड में को डाउट, सेम सवाल जेई में आया हुआ है ना, हालांकि वो आपको लगेगा पीछे नहीं है, वो हटा रखा है ना, क्योंकि यहाँ है ना हमारे पास, इसलिए वहां से हटा दिया उसको, क्योंकि सवालों की संख्या 50 करनी थी, तो लगा भाई डिफरेंट ही डालो उसमें ना, तो वो सवाल हटा दिया। सेम सवाल है जेई में आया हुआ है, ये पहले भी आया है कंसेप्ट हमारे, क्या करते हैं इसमें, वेरिएबल जब भी वेरिएबल रेस्ट पावर वेरिएबल हो ना, तो उसको टी मानना चाहिए हमेशा, जब भी उसको इंटीग्रेट करना हो, वेरिएबल रेस्ट पावर वेरिएबल को इंटीग्रेट करना हो तो उसको ही टी मान लो, वेरिएबल रेस्ट पावर वेरिएबल को ही ना, जैसे यहाँ वेरिएबल रेस्ट पावर वेरिएबल है ना हमारे पास, तो उसको टी मान लेते हैं अपने ना, जैसे हमारे पास ये इंटीग्रल है एक्स अपॉन ई होल पावर 2x, और क्या लिखा है साथ में ln x, ये ln x dx लिखा हुआ है ना, ऐसे एक इंटीग्रल हमारे पास ये है ना, लिमिट दोनों में सेम है, e बाई एक्स होल पावर x, और वही ln x लिखा हुआ है ना, तो जब भी ऐसा होना इन वेरिएबल रेस्ट पावर वेरिएबल को टी मान लो उसने, तो इसको टी मान लिया मैंने, x अपॉन ई होल पावर 2x को टी मान लिया मैंने। अब सवाल 2 में लाना है मुझे, तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये तो हम जानते हैं फटाफट, इसका ऑब्जेक्टिव तरीका भी जानते हैं, है ना, वो एक बार पावर को कांस्टेंट मान लो, एक बार बेस को कांस्टेंट मान लो, लोग लेके निकाल लो, या ए की पावर एफ एक्स इंटू एल एन जी एक्स की फॉर्म में लिख दो, है ना, या फिर यहाँ लोग ले लो दोनों तरफ चाहो तो, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है, तो लोग ले लिया मैंने 2x इंटू एल एन ऑफ एक्स माइनस 1 एल एन टी, ये पहले लोग ले लिया मैंने दोनों तरफ, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा 2x इंटू 1/x प्लस ln x माइनस 1 विल रिमेन एज सच इंटू 2 dx बराबर 1/t dt। ये डिफरेंशिएट कर दिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू x, तो उधर dt बाई dx आएगा ना, ये प्रोडक्ट रूल लगा दो बस यहाँ, और क्या नहीं। ये समझ में आ गया कैसे लिखा, लॉग ले लिया मैंने, तो ये ln x माइनस ln e को 1 लिख दिया मैंने, और वो ln t आ गया, मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम प्रोडक्ट रूल लगा के, तो ये 2 आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो व्हाट वी गेट 2 ln x dx इज इक्वल टू 1/t dt, ये ऐसा आ जाएगा। तो बस इसको कन्वर्ट कर लो बस इंटीग्रल को, मुझे लिमिट चेंज करनी पड़ेगी तो मैं कर लूंगा चेंज। जैसे हमारे पास x बराबर क्या है 1 है, तो x बराबर 1 होगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर 1 पर कितना आ गया, दिस इज e रेज़ टू पावर -2, और अगर x बराबर e है, x बराबर e है तो 1 आ गया शायद ये, है ना। मतलब ये तो बाद में करूंगा पुट में, मतलब ये रखने के बाद करेंगे पुट, हम उसके बाद अभी तो हमने बाद में रखेंगे। जिसे ये पुट किया तो लिमिट कितनी आ गई, e रेज़ टू पावर -2 से लेकर 1, ये आ गई। अब इसको क्या माना था मैंने, t माना था, तो ये तो t हो गया। नाउ व्हाट इज ln x dx 1/2t, तो ये आ गया 1/2t, और dt आ गया ना, तो ये t से t हट जाएगा, बस 1/2 बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रल t आ जाएगा, बस फिर t की जगह लिमिट लगा देंगे। यहां भी ऐसा ही करना है, बस e की पावर x होल पावर x को t मानना है। तो फॉर्मूला की तरह लिख सकते हैं, जब भी whenever we see will see that there is a function like fx की पावर gx, then to evaluate such forms we put fx की पावर gx बराबर t, उसको t की तरह मान लेते हैं, तो उससे हमारे पास डेरिवेटिव वगैरह में वही क्रिएट हो जाता है ना। A3 में को डाउट हो, A3 में को डाउट, fx निकालना पड़ेगा अपने को ना, बिना fx के इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं ना, fx चाहिए मैंने, तो क्या लिखा हुआ है वहां लिखा हुआ है fx बराबर f डेस x। हमें ऐसा फंक्शन चाहिए इसको डिफरेंशिएट करने पर वो आ जाए, तो जैसे या तो हिट एंड ट्रायल लगा लो, कोई क्या है e की पावर x आ जाएगा, या निकाल भी सकते हैं अपन। निकालने के लिए क्या करो, इंटीग्रेट कर दो उसको ना, क्योंकि fx निकालने के लिए इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेटिव है, तो इसको ऐसे लिख दो आप, fx इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, fx से डिवाइड कर दिया मैंने, नाउ इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो इंटीग्रल निकल जाएगा इसका। नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ दिस, ln fx, और उधर कितना आ गया x प्लस सी। अब c निकालना है, तो हमें दिया हुआ है कि f ऑफ 0 कितना है, f ऑफ 0 1 है, तो हम क्या करें इसमें x बराबर 0 रख दें, x बराबर 0 लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, f ऑफ 0, व्हाट इज f ऑफ 0, व्हाट इज ln 1, और हम x बराबर 0 रख रहे हैं, तो c बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, c बराबर 0 समझ में आ गया ना, वो पुट कर दिया हमने उसमें x बराबर 0, तो f ऑफ 0 1 दे रखा है अपने को, तो व्हाट इज fx, fx इज e की पावर x, बस इससे fx आ जाएगा हमारे पास, fx इज इक्वल टू e की पावर x, तो gx कितना आ गया, gx आ गया x स्क्वायर माइनस e की पावर x, क्योंकि fx प्लस gx x स्क्वायर दे रखा है ना मैं, बस वहां अब fx भी आ गया gx भी आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर दो, बाई पार्ट्स लगा दो, है ना, यही थे बस, यही थे ना। तो आगे चलते हैं हम, तो हम आ गए थे शायद, लास्ट सवाल हमने किया था, सवाल दिया था करने के लिए, तो सवाल दिया था मैंने वो 5 माइनस कॉस 2x वाला, है ना, 5 माइनस 2 cos x वाला, तो हो गया वो तो ना, उसको ब्रेक कर देंगे, लिमिट को ब्रेक कर देंगे, और जिससे लिमिट को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने की आवश्यकता पड़ेगी, आंसर आएगा 2 पाई अपॉन √21, आंसर इज 2 पाई अपॉन √21, दिस इज द आंसर, 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट 21, क्या आ जाएगा आंसर। तो उसमें हमें पता है कि हमें 10x को 10x/2 को टी पुट करना है ना, वो क्योंकि स्टैंडर्ड अप्रोच है, उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे और 10x/2 को टी पुट करेंगे, लेकिन हमारे पास लिमिट क्या है 0 से 2 पाई, तो x अगर 0 से 2 पाई में है तो x/2 क्या होगा 0 से पाई, और अगर 10 का एंगल 0 से पाई में है तो 10 डिसकंटिन्यूस हो जाएगा ना, इसलिए उस 0 से 2 पाई को पहले हम ब्रेक करेंगे, 0 से पाई और फिर पाई से 2 पाई, उस इंटीग्रल को ब्रेक कर देंगे पहले ना, ये आ जाएगा 0 से पाई
और फिर पाई से लेकर 2 पाई। अब अगर x 0 से पाई में रहेगा तो ये एंगल 0 से पाई बाई 2 में रहेगा, तो tan कंटिन्यूस है। और अगर x पाई से 2 पाई में रहेगा तो x पाई 2 क्या आ जाएगा, पाई से पाई बाई 2 आ जाएगा। और पाई से पाई बाई 2 में भी tan क्या होता है, कंटिन्यूस होता है ना। बस अब दोनों में एक्सप्रेशन सेम ही आएगा, तो बस उसको इंटीग्रेट कर लेंगे अपना, हो जाएगा मेरे हिसाब से ना। ये लिमिट ब्रेक करना ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद तो हम जैसे ही इनको रखेंगे तो ऐसा आ जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये 3 प्लस कितना आएगा 6, हाँ 3 प्लस 6 और 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आ रहा है ना। 7 आ रहा है तो 7 लिख लेते हैं, 7 लिख लेते हैं, ये 7 आ जाएगा, ऐसे वो वहां आ जाएगा ना। बस पुट कर देंगे 10 एक्स बाई 2 बराबर टी, 1/7 बाहर निकाल लेंगे और tan इनवर्स की फॉर्म बन जाएगी, यहाँ पे tan इनवर्स की फॉर्म, लिमिट लगा लेंगे, हो जाएगा शायद है ना। तो 2 पाई अपॉन √21 आ जाएगा आंसर। हो गया ना कि बेकार गया सवाल, हो गया है ना। हाँ, तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी नंबर 3 का इस्तेमाल किया हमने। ये तो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही हो या फिर वो डिसकंटिन्यूस बन रहा हो, तो फिर हम प्रॉपर्टी नंबर 3 का इस्तेमाल करते हैं ना। अब आएंगे हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। सबसे आसान प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी नंबर 4। तो इसमें इंटीग्रल -a to a f(x) dx इजिकल टू, ये इंटीग्रल निकालना है ना। आसान इसलिए होता है क्योंकि हमें पता लग जाता है कि ये प्रॉपर्टी लगानी है। -a to a लिमिट होगी तो हम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे। -a to a का मतलब -1 से 1 हो, -पाई से पाई हो, -√2 से √2 हो, -पाई/2 से +पाई/2 हो, तो फटाफट दिख जाएगा भाई -a to a लिमिट लगी हुई है, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगानी है। तो इस इंटीग्रल को जब मुझे कैलकुलेट करना होगा तो मैं इसको ऐसे कैलकुलेट कर लूंगा, 0 to a f(x) प्लस f(-x) dx। इस इंटीग्रल को निकालने के लिए मैं इसको ऐसे लिखकर इंटीग्रेट करूंगा। मैं अभी बता दूंगा कि इसको कैसे लिखा गया, जब भी मुझे लिमिट निकालनी होगी मैं इस इंटीग्रल को ऐसे लिख लूंगा, है ना। अब फिर इसके बाद ध्यान से देखें, अगर हम कि अगर f(x) इवन फंक्शन हुआ तो ये क्या आ जाएगा 2f(x), तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, दिस इज 2 टाइम्स 0 से a f(x) dx if f(x) is even, if f(x) is even function, f(x) is even function। और अगर f(x) ऑड हुआ तो ये 0 आ जाएगा, तो 0 if f(x) is odd function, if f(x) is odd, f(x) is odd। तो हम जानते हैं कि ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन नहीं होता, मतलब कुछ फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जो इवन भी नहीं है। और तो हम ध्यान से देखेंगे जब भी मुझे इंटीग्रल निकालना होगा, या तो मैं यही सोच पाऊंगा कि भाई ये इवन है, और अगर इवन फंक्शन है तो इस इंटीग्रल को मैं 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx लिख दूंगा। या मैं यही सोच पाऊंगा भाई ये तो ऑड है, तो इस इंटीग्रल के लिए फटाफट क्या आ गई, 0 आ गई। लेकिन मुझे लगा कि न तो ये इवन है न ये ऑड है, या हो सकता है वो इवन हो लेकिन मैं पता नहीं लगा पा रहा हूं। अगर मैं पता लगा दिया तो फटाफट मैं इसको वो लिख दूंगा और इसको 0 लिख दूंगा। लेकिन अगर मुझे लगा कि मैं पता नहीं लगा पा रहा, मैं नहीं सोच पा रहा, है ना। यह हो सकता है कि मैं सोच पाया कि ये नाइदर इवन नॉर ऑड है, तो फिर मैं ना ऐसा लिख पाऊंगा ना ऐसा लिख पाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा लिख दूंगा। यानी इस इंटीग्रल को हम हमेशा ऐसा लिख सकते हैं, है ना। लेकिन और ऐसे लिखने के बाद अगर वो इवन हुआ तो ये अपने आप क्या आ जाएगा 2f(x) आ जाएगा, ऑड होगा तो ये अपने आप क्या आ जाएगा, और नाइदर इवन नॉर ऑड होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा इससे ना। इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें दिख जाएगा फटाफट देख पाए अगर हम कि इवन है, तो ऐसा क्यों लिखते हो आप, फटाफट ऐसे लिख दो। आपको दिख जाएगी ऑड है, फटाफट इसको क्या बोल दो 0 बोल दो आप, वो तो आपको नहीं दिखेगा, या वन आइदर इवन नॉर ऑड होगा, तो फिर हमें ऐसे लिखकर सवाल करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो इवन होगा तो ऐसे और ऑड होगा तो 0, नाइदर इवन नॉर होगा ऐसे लिख दूंगा। या फिर मुझे कुछ नहीं दिखेगा तो हमेशा मैं इसको ऐसे लिखकर भी सवाल कर सकता हूँ, हमेशा ऐसे लिखकर भी कर सकता हूँ। डबल अपने आप हो जाएगा, 0 अपने आप आ जाएगा, या जो ना होगा तो अपने आप। अब ये कैसे लिखा है मैं इसको समझा देता हूँ आपको ना। तो ये इंटीग्रल था हमारे पास
माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, है ना। हमें दिखाना है कि वो कैसे आ गया, 0 टू ए कैसे आ गया। तो इसको ब्रेक कर लो इस लिमिट को ना, इसको लिख सकता हूं मैं माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स, और प्लस 0 टू ए लिख सकते हैं इसको एफ एक्स डी एक्स। ये हमने इसको ऐसा लिख लिया, लिख सकते हैं ना, माइनस ए टू 0, वो कट रहा है ना 0 से 0, माइनस ए से आ गया वापस। अब हमें क्या दिखाना था कि 0 से एफ एक्स प्लस एफ ओ माइनस एक्स, तो ये तो लिखा हुआ ये, हमें इसको दिखाना है। हमें ये दिखाना है कि ये 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स है। हमें ये दिखाना है कि ये इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ये दिखाना है ना। तो इसको दिखाने के लिए इसको स्टार्ट कर दो आप, ये तो इसको I1 मान लो, लेट I1 इज इक्वल टू माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स। मुझे पता है कि मुझे दिखाना है कि 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाए, हमें ये शो करना है, ये इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स आना चाहिए। अगर मैं ये दिखा दूंगा कि ये इंटीग्रल ऐसा है, वापस यहां लिख दूंगा 0 टू ए कॉमन ले लूंगा और वो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। अब इस तरह के सवाल भी हमारी शीट में है, जैसे अपना टेस्ट था ना पेपर, तो पहला सवाल ऐसा था ना, पेपर नंबर 1 के अंदर डिफरेंट इंटीग्रेशन का सवाल था वो। तो कई बार अगर जैसे मान लो एक इंटीग्रल ही है और मुझे दिखाना है कि ये इंटीग्रल ऐसा है, बराबर है दोनों, तो जब दो इंटीग्रल बराबर दिखाने हो तो एक तरीका तो इसकी भी वैल्यू निकाल लो और उसकी वैल्यू निकाल लो, दिखा दो दोनों बराबर है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि भाई दोनों की वैल्यू निकाल पाए हम। तो उस केस में क्या करते हैं हम यहां से शुरू करते हैं, किसी एक इंटीग्रल से शुरू करते हैं, कि तो मैं यहां से शुरू करूं और आगे बढ़ के दिखा दूं कि ये इसी के बराबर है, पहले वैल्यू नहीं निकाल पाया मैं, तो मैं इसको इसके बराबर दिखा दूंगा। या हो सकता है वहां से स्टार्ट करूं और उसको इसके बराबर दिखा दूं। तो अगर मैं मान लो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ऐसे 4-5 सवाल है हमारी शीट में, इसलिए मैं समझा रहा हूं उस बात को ना, कि हमें एक इंटीग्रल को दूसरे की फॉर्मेट में लाना पड़ सकता है, उनको बराबर दिखाना पड़ सकता है या उनमें रिलेशन दिखाना पड़ सकता है। तो उसका तरीका दोनों की वैल्यू निकाल लो, या तो जो अगर वैल्यू निकलती होगी तो फिर मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, या कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन हर बार वैल्यू नहीं निकलती, तो फिर हमें एक इंटीग्रल को दूसरे की फॉर्मेट में लाके दिखाना पड़ता है, या एक इंटीग्रल को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना पड़ता है। उसके लिए कुछ पुट करना पड़ेगा हम, भैया एफ एक्स तो पता ही नहीं हमें, इससे वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकता मैं, तो हमें कुछ पुट करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको उसके बराबर दिखा पाएंगे या इनमें रिलेशन निकाल पाएंगे। अब पुट करने के दो आधार होते हैं, पुट कैसे करेंगे, तो उसके दो लॉजिक होते हैं। पुट करने के लिए या तो मैं ये दिमाग में रखूंगा कि भाई मैं इस तरह का कुछ पुट करूंगा एक्स को कि ये लिमिट वैसे आ जाए, या तो मैं लिमिट को माइंड में रखूंगा कि मैं एक्स की जगह जो भी पुट करने वाला हूं वह ऐसा कुछ पुट करूं जिससे लिमिट मुझे 0 टू ए दिख जाए, 0 टू ए आ जाए। तो कई बार हम लिमिट पे कंसंट्रेट करते हैं, हो सकता है हम लिमिट के बारे में नहीं सोच पाए कि मैं क्या पुट करूं भाई लिमिट चेंज आ जाए। हो सकता है मैं फंक्शन के बारे में सोच पाऊं कि मैं ऐसा क्या रखूं कि ये फंक्शन ऐसा आ जाए। तो शायद फंक्शन सोचना आसान है यार, क्या पुट करें, एक्स बराबर माइनस टी, तो उससे एफ माइनस टी आ जाएगा, है ना। तो दो चीजें रहती है इसमें ना, कई बार हम लिमिट को देखकर पकड़ पाते हैं, भाई यहां से लिमिट मुझे वो लानी है तो ऐसा पुट करो कि लिमिट वो आ जाए। ये कई बार लिमिट नहीं सोच पाते अपन, फंक्शन से सोच पाते हैं। तो दो आधार रहते हैं, उसके दो बेस रहते हैं। तो मैंने पुट कर दिया है एक्स इज इक्वल टू माइनस टी, ये आसान लगा मुझे, फटाफट पुट कर दिया, ये क्या आ जाएगा, एफ ओ माइनस टी आ जाएगा। तो हमने ये स्टार्टिंग कर दी इसकी ना, अब पुट कर दिया इसमें ना, पुट करने पर क्या आ गया, I1 इज इक्वल, सबसे पहले लिमिट चेंज करेंगे हम, जब एक किसकी लिमिट है एक्स की, जब एक्स बराबर माइनस है तो टी बराबर कितना हो गया ए, और जब एक्स बराबर 0 है तो टी बराबर 0 हो गया। यहां से dx dx इज इक्वल टू माइनस dt, तो ये आ गया एफ ऑफ माइनस टी, माइनस का dt। जिसे इस माइनस साइन को आगे लाओगे, लिमिट को उल्टा कर दो तो लिमिट आ जाएगी 0 टू ए एफ ऑफ माइनस सी dt, एफ ऑफ माइनस सी dt। और हम जानते हैं भाई इसको माइनस सी dt बोलो या टी की जगह क्या रख दो, टी की जगह एक्स रख दो, तो एफ ऑफ माइनस एक्स डी, क्योंकि सिर्फ वेरिएबल चेंज कर देने से इंटीग्रल की वैल्यू, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 थी हमारी है ना, सिर्फ एक्स की जगह टी रख दो आप तो चेंज, लिमिट चेंज नहीं होती है, इंटीग्रल चेंज नहीं होता। मतलब इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन, इसकी जगह लिख देंगे ना, आ गया ना वो। तो देयरफॉर अब वो क्या आ गया, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, ये जो इंटीग्रल निकाल रहा था मैं, ये देयरफॉर माइनस ए टू ए, देयरफॉर माइनस ए टू ए, देयरफॉर माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इस इंटीग्रल को कैलकुलेट कर लिया हमने और ये कितना आ गया ये आ गया 0 टू ए माइनस एक्स डी एक्स, और आगे क्या लिखा हुआ है 0 टू ए
एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, बस यहाँ से लिमिट कॉमन ले लो आप, माइनस एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स आ गया, डी एस आ गया। इसके बाद तो हम समझ ही गए ना, इवन होगा तो ये अपने आप ही क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ एक्स, टू एफ एक्स आ जाएगा, और ऑड होगा तो ये अपने आप जीरो आ जाएगा। तो जब कुछ समझ में नहीं आया तो ऐसा लिख दो, और समझ में आ जाए कि भाई इवन ऑड है तो अकॉर्डिंगली आंसर लिख दो उसको ना, ठीक है। इसलिए ये प्रॉपर्टी आसान होती है यूज करने में। और अगर ग्राफिकली देखूं मैं, भाई मुझे माइनस ए टू ए एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो अगर एफ एक्स अगर ग्राफ ऐसा होगा इवन होगा, तो मुझे क्या करना है, माइनस ए से ए इंटीग्रेट करना है एफ एक्स को। अगर वो इवन फंक्शन है तो माइनस ए टू ए इंटीग्रेट करने के लिए क्या करो, सिर्फ जीरो से ए इंटीग्रेट कर लो और डबल कर दो उसको, है ना। तो 2 टाइम्स जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स हो गया, क्लियर हो गया। और अगर ऑड है तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, फिर डायग्राम ऐसा बनेगा, ऑड होगा तो ऐसा बनेगा। अब क्या करें भाई, जीरो, जितना जीरो टू ए आएगा ऊपर उतना नीचे आ जाएगा, तो वो जीरो आ जाएगा उस केस में, है ना। तो ऐसे ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं या मैथमेटिकली देख लिया, मतलब आसान है कंपेरेटिवली प्रॉपर्टी है ना, इसमें फटाफट मालूम पड़ जाता है कि करना क्या है। इवन ऑड आइडेंटिफाई हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, जीरो टू ए एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स लिख दो उसमें ना। सवाल करते हैं ना, इवेल्युएट द फॉलोइंग्स, इंटीग्रल -2 से 2, 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक कैलकुलेट करना है अपने को, -2 से 2। तो अब सीधे सीधे दिख रहा है इवन फंक्शन है, तो क्यों लिखूं उसको एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स क्यों लिखूं, साफ दिख रहा है इवन फंक्शन है, माइनस ए टू ए इवन फंक्शन है, क्या करूं उसको, 2 टाइम्स जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये आ गया 2 टाइम्स जीरो टू ए एफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो गया ना डी एक्स, मतलब टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो ना, दिस इज 2 टाइम्स 1/a टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, एक्स बाई ए, और कितना आ गया, 0 से 2 आ गया, मतलब लिमिट लगा देंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से, आंसर इज 5/4 इज द आंसर, ठीक है ना। तो ये फटाफट प्रॉपर्टी लगा दी हमने और कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट ठीक है, इंटीग्रल, इफ ये ऐसे लिखे, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू e to the power cos x, e to the power cos x into sin x, mod x less than equal to 2, otherwise then find -2 से 3 एफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रल निकालना है, एफ एक्स आपको दे रखा है और ये इंटीग्रल हमें निकालना है, -2 से 3 एफ एक्स डी एक्स। हो गया, 2 इज द आंसर, ये भी जेई में आया हुआ है काफी समय पहले ना। तो इसमें हमें दिख रहा है यहाँ से ही कि भाई ये फंक्शन चाहिए, और फंक्शन या तो ये है या फिर ये 2 है, और ये कब है, जब एक्स -2 से 2 के बीच में, तो इसको ब्रेक कर दो, -2 से 2 और 2 से 3 कर दो उसको, तो इसको ब्रेक कर दिया मैंने, जैसे आई इज इक्वल टू, ये इंटीग्रल आई है, इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा, -2 से 2 एफ एक्स डी एक्स एन प्लस 2 से लेकर 3 एफ एक्स डी एक्स। अब देखो -2 से 2 में ये एफ एक्स है, और ये किस तरह का फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो ये तो जीरो हो गया फटाफट में, तो दिस इज जीरो,
क्योंकि यहाँ लिखूंगा ना मैं e की पावर cos x sin x, तो अगर मैं x की जगह माइनस x लिखूंगा तो ये तो ऑड फंक्शन हो जाएगा, ये तो जीरो आ जाएगा, मतलब ये बचेगा हमारे पास। और ये कितना बचा, ये 2 से 3, और 2 से 3 में fx क्या है, 2 है ना, fx कांस्टेंट फंक्शन है तो 2 आ गया, वो बस 2 को बाहर निकाल लिया और वो dx आ जाएगा, तो आंसर इज 2। हालांकि वो इंडिकेट भी हो जाता, मतलब अगर वो दिमाग में नहीं आता कि ऑड है, हालांकि जैसे इस प्रॉपर्टी का ये एडवांटेज है, जैसे माइनस ए टू आएगा तो दिख जाएगा भाई चेक करना है कि इवन है कि ऑड है, और चेक नहीं होगा तो जीरो से एफ एक्स प्लस एफ माइनस रख देंगे, उससे अपने आप जीरो आ जाएगा अगर ऑड होगा तो, है ना। लेकिन ये इंटीग्रेट भी हो जाता, जिसको मैं पुट करूं टी, तो इसका डेरिवेटिव आगे लिखा हुआ है, यानी इसका इंटीग्रल आएगा माइनस e की पावर cos x, तो इंटीग्रेट करके लिमिट भी लगा सकते थे, लेकिन वो इस प्रॉपर्टी से मालूम पड़ जाता है अपने को, इवन ऑड चेक करना है, नहीं चेक हो रहा तो कोई बात नहीं, आप वो जीरो से एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स लिख दो आप। नेक्स्ट पर आते हैं, इंटीग्रल माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, एक्स टू द पावर 7 माइनस 3 एक्स टू द पावर 5 प्लस 3 एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। ओके, अब ये एस एस नाइदर इवन नॉर ऑड है, नहीं ये इवन नहीं ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड, या हो सकता है मैं पता नहीं लगा पा रहा हूं, मैंने कहा ना भाई इससे ये पकड़ में आ जाता है कि हमें चेक करना है कि इवन है कि ऑड है, इससे इस लिमिट से ये देखते ही मालूम पड़ जाता है कि मुझे इवन ऑड के बारे में पता लगाना है, तो या तो मैं पता लगा लूं कि ये इवन है क्या, या पता लगा लूं कि ऑड है क्या, लेकिन हम जानते हैं ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो इवन भी नहीं होते और ऑड भी नहीं होते, तो दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड, तो क्या करें, वो लगा दो, उसको ऐसे लिख दो आप, आई इज इक्वल टू, क्या लिखें इसको, जीरो से ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स लिख दें अपन, ये ऐसा लिख देंगे इसको, इसको मैं एफ एक्स बोल रहा हूं तो ये तो एफ एक्स तो ही से हमारे पास, तो जीरो से पाई बाई 4 हो गया, ये तो मैं अगर पता नहीं लगा पाऊं, इवन हो तब भी ऐसे लिख सकता हूं तो अपने आप डबल हो जाएगा, ऑड होगा तब भी ऐसे लिख सकता हूं, ये मैं हमेशा लिख सकता हूं, ये एडवांटेज है कि मैं पता नहीं लगा पाऊंगा तब भी मैं इस लिमिट को देखते ही फटाफट ऐसे लिख सकता हूं, हर बार मैं बिना इवन पहचाने या बिना ऑड पहचाने हर बार सवाल में ऐसे कर सकता हूं, लेकिन वो जिस दिन पहचान लेते हैं उस दिन डबल करके लिख देते हैं, ऑड आ जाता है जीरो करके लिख देते हैं, वरना ऐसे लिख सकते हैं, तो ये एफ एक्स कितना आएगा, अब एफ एक्स निकालूं चाहे एफ ओ माइनस एक्स निकालूं, ये डिनोमीटर तो क्या रहेगा, सेम, तो ये तो कॉस स्क्वायर एक्स तो आ ही जाएगा हमारे पास, ये तो दोनों में सेम आएगा, पर अब एफ एक्स के न्यूमरेटर में क्या आएगा, एक्स की पावर 7 माइनस 3 एक्स की पावर 5 एंड प्लस 3 एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, ये तो एफ एक्स आ गया, अब एफ ऑफ माइनस एक्स, तो इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो तो ये ऐसा आ जाएगा, फिर एक्स की जगह माइनस एक्स लिखेंगे तो ये ऐसा आएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ गया dx, तो ये कट जाएंगे यहां से ना, ये सब हट जाएंगे यहां से, तो कितना बचेगा ये, 2 सेक स्क्वायर एक्स, तो 2 को बाहर निकाल लेंगे और वो कितना आ जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स, और सेक स्क्वायर एक्स से कितना आ गया 10x, तो आंसर 2 आ जाएगा ना, या फिर हम ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ इवन को अलग कर देते, ऑड को अलग कर देते, जैसे ये वाला पार्ट ऑड है हमारे पास, ये वाला पार्ट ऑड है, तो ऐसा कर सकते थे यहाँ ना, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, और ऑड वाले पार्ट को अलग कर दो, और ये तो मैंने इंटरेस्टली बताया कि भाई अगर हम नहीं सोच पाएंगे तो कोई चिंता की बात नहीं है ना, नहीं सोच पाने के बाद भी कोई चिंता की बात नहीं है ना, तो ये अब ऑड फंक्शन हो गया, और वो माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, एक बार 1 के नीचे लिख लो,
तो उससे कितना आ जाएगा 1/cos²x। तो ये तो क्लियर कट ऑड हो गया और वो इवन हो गया, तो उससे भी निकाल सकते हैं चाहे। यानी ये हर बार लिख पाएंगे अपन, ये एडवांटेज है इस प्रॉपर्टी के अंदर। नेक्स्ट सवाल लिखे इंटीग्रल -π/4 से π/4। sec²x 1 प्लस e⁻⁻x dx। हो गया ना, 1 आ गया आंसर। अब अगेन वाक्य में नाइदर इवन नॉर ऑड है, वो तो हमने इसमें अलग अलग भी नहीं कर सकते अपन, या थोड़ा अलग कर लो थोड़ा उसको अलग कर लो। तो कोई बात नहीं, अगर हम इवन भी होता, मैं बार बार बोल रहा हूं उस बात को, अगर इवन भी होगा और मैं नहीं पहचान पाऊंगा तो उससे अपने आप डबल हो जाएगा। ऑड होगा मैं नहीं पहचान पाऊंगा तो भी अलग हो जाएगा ना, इसलिए वो तो हम हमेशा लिख सकते हैं। लेकिन ये तो नो डाउट नाइदर इवन नॉर ऑड है ना, बस हमने निकाल लिया इसको। आई इज इक्वल टू 0 to a, 0 to a एफ एक्स इज दिस, और एफ ऑफ माइनस एक्स। तो इस एफ एक्स में क्या करो, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो, ये तो चेंज होगा नहीं। और एक्स की जगह क्या रख रहे हैं, माइनस एक्स। तो ये कितना हो गया, e⁻x हो गया। अब यहाँ ए की पावर एक्स है, यहाँ ए की पावर माइनस है, इसको 1/, कर दो 1/, है ना। तो जिसे 1/, करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटू ई की पावर एक्स हो जाएगा ये। ठीक है ना। अब डिनोमीटर सेम हो गया, तो ऊपर से कॉमन क्या आ जाएगा, और वो ई की पावर एक्स प्लस 1 बचेगा, वो कट जाएगा ना। तो ये आ जाएगा 0 to π/4, दिस इज 0 to π/4, और वो कितना आ गया, दिस इज sec²x इंटू 1 प्लस ई की पावर एक्स, और नीचे भी कितना है 1 प्लस ई की पावर एक्स। ये हट जाएगा यहाँ से, sec²x का इंटीग्रल 10x आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा ना। ठीक है ना। तो इसलिए इसमें कोई चिंता की बात नहीं होती, इस प्रॉपर्टी में आसान प्रॉपर्टी होती है, पहचान लो तो ठीक है, नहीं पहचान पाओ तो भी कोई बात नहीं है। लिखे नेक्स्ट सवाल, लिखे इंटीग्रल -π/4 क्यूब रूट ऑफ π/4 एंड क्यूब रूट ऑफ π/4। तो अगेन दिस इज -a to a एंड x² अपॉन 1 प्लस sin² x³ 1 प्लस e⁻x⁷ dx। यानी जो e की पावर है वह x की पावर 7 है, e⁻x⁷। अगेन -a to a 1 प्लस e⁻x⁷।
तो इसमें अगेन ये फंक्शन अगर नहीं होता ना, जैसे अभी लास्ट सवाल किया था हमने, उसमें ई की पावर एक्स था, उसने ना उसको ऑड बनने दिया ना इवन बनने दिया, ऐसे यहाँ ये ना इवन बनने दे रहा है ना ऑड बनने दे रहा है। हाँ, अगर ये नहीं होता तो ये फंक्शन इवन था फिर, अगर ये टर्म नहीं होता ना यहाँ पर, अगर ये मिस हो रहा होता है यहाँ से, तो दिस इज एन इवन फंक्शन, क्योंकि एक्स की जगह अगर मैं माइनस एक्स लिखता तो ऊपर वाला चेंज नहीं होता, ये माइनस एक्स क्यूब बन जाता, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और उस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो चेंज नहीं होता है ना। तो ये तो इवन, और इसको तो मैं इंडिकेट भी कर लेता, मान लो अगर मैं प्रॉपर्टी भी नहीं लगाता तो इसको मैं इंडिकेट भी कर सकता था। इसको इंडिकेट करने के लिए मैं क्या करता, एक्स क्यूब को टी पुट कर देता, तो ऊपर वाला डी टी बन जाता, डी टी अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर टी, और सेक स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन वो उसको कुछ नहीं बनने दे रहा, तो कोई बात नहीं, हो सकता है इवन हम सोच नहीं पा रहे हो सकता है ऑड हम सोच नहीं पा रहे हो, तो भी तरीका है हमारे पास। तो इसको जीरो टू एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स कर दो आप। ये इसमें अच्छी बात ये है ना कि अगर हम इवन ऑड पहचान भी नहीं पाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को, वो अपने आप जो आना है वो आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू जीरो टू ए इज दिस, और एफ एक्स का मतलब ये हो गया, एफ एक्स का मतलब तो ये हो जाएगा, एफ एक्स तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू वन प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर सेवन, ये तो हमारे पास एफ एक्स हो गया। अब एफ ऑफ माइनस एक्स चाहिए हमें, तो इसमें क्या करेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स रख देंगे, तो ऊपर तो चेंज आएगा नहीं, फिर हम यहाँ एक्स की जगह माइनस एक्स लिखेंगे, तो उससे माइनस का एक्स क्यूब बनेगा, बट साइन ऑफ माइनस थीटा इज, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भी फर्क नहीं पड़ा। और वन प्लस हम यहां रखने वाले हैं एक्स की जगह माइनस एक्स, तो इट विल बिकम ई रेस टू पावर माइनस एक्स टू द पावर सेवन, ये डी एक्स आ गया। बट अब इसको वही वन अपॉन कर दो आप, तो ऊपर पहुंच जाएगा वो और कट जाएगा फिर वो ना, है ना। इसको वन अपॉन ई रेस टू पावर एक्स की पावर सेवन करेंगे तो एलसीएम लेके ऊपर भी जाएगा और नीचे से, यानी ऐसा बन जाएगा। आपने कर ही लिया होगा, इतनी देर से मैं इंतजार कर ही रहा हूँ आपका ना, ये ऐसा बन जाएगा। तो वो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा और वन प्लस ई की पावर एक्स की पावर सेवन कट जाएगा, एंड दिस विल बिकम जीरो टू पाई बाई फोर का क्यूब रूट, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स। बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्स क्यूब को टी पुट कर दो और उससे डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पुट एक्स क्यूब बराबर टी, तो सबसे पहले लिमिट चेंज कर लो, लिमिट क्या आ गई, जीरो से पाई बाई फोर, और ये कितना आ गया, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बाई थ्री, तो उससे डी टी आ गया, एंड वन प्लस साइन स्क्वायर टी, और वही इसको सेक स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब कर सकते हैं आप, है ना, कर लिया होगा या फिर आपने, तो आंसर इज वन अपॉन थ्री रूट टू, वन अपॉन थ्री रूट टू टेन इनवर्स टू, दिस इज वन अपॉन थ्री रूट टू एंड टेन इनवर्स ऑफ रूट टू, दिस इज द आंसर। तो वो सेक स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, अब तो आता ही, हम निकालना है ना, तो ये आंसर आ जाएगा ना। तो मतलब प्रॉपर्टी लगा दी हमने, उसके बाद पुट किया, फिर सवाल कर लिया ना। नेक्स्ट देखें, इंटीग्रल माइनस थ्री पाई बाई टू से, माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू, दिस इज एक्स प्लस पाई होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री पाई डी एक्स, ये कैलकुलेट करना है, एक्स प्लस पाई का होल क्यूब एंड कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री पाई। माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू है वो ना, माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू, दैट इज नॉट थ्री पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू।
अब देखो इसमें आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है ना, मतलब ठीक है प्रॉपर्टी वो -a2 नहीं लिखा हुआ है इसमें, है ना, तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और तरीका लगाऊंगा। तो ये लीनियर है, इससे पावर लगी हुई है, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, एक्स प्लस पाई की पावर 4/4, लिमिट लगा दूंगा। कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट करना मुझे आता ही है, 2 चाहिए बस मुझे यहाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, व्हाट इज 2 कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉस, एंगल डबल हो जाएगा, और मैं कॉस को इंटीग्रेट कर दूंगा, फिर लिमिट लगा दूंगा। मतलब ऑप्शन है मेरे पास, मैं आंसर निकाल सकता हूँ उसका ना, क्योंकि वो एकदम लिमिट क्लिक नहीं कर रही है अपने को, -a to a लिमिट नहीं है ना, क्योंकि -a2 होगा तो फटाफट दिख जाएगा, नहीं दिखा तो भी बताया 0 to a f(x + f)-x कर दो। तो या तो मैं सिंपल जो प्रोसेस है उससे से इंटीग्रेट कर लूँ, ये कई बार क्या होता है कुछ पुट करते हैं अपन, उसके बाद -a to a बनता है, भाई या तो दिमाग में नहीं आएगा, तो सिंपल जो तरीका दिमाग मारा उससे निकाल लेंगे आंसर, या वरना कई बार कुछ पुट करते हैं उसके बाद ये लिमिट -a to a बनती है, क्या पुट करें, एक्स प्लस पाई को टी मान लिया हमने, लेट एक्स प्लस पाई, हो सकता है ये दिमाग में आए, इसको पुट करो, देख लो पुट करके, हो सकता है वो एक्सपेरिमेंट करना पड़े, लेकिन ये माइंड में है भाई कई बार कुछ पुट करेंगे तब लिमिट -a to a बनेगी, तब लिमिट मान, तो हमने पुट कर दिया एक्स प्लस पाई बराबर टी, ये आ कैसे एक्स प्लस पाई बराबर टी, तो उससे पहले लिमिट चेंज करो, तो आई इज इक्वल टू, तो जब एक्स बराबर -3 पाई/2 है, व्हाट इज टी, -पाई/2, और जब एक्स बराबर -पाई/2 है तो +पाई/2, -a to a बन गया लिमिट। अब इससे dx कितना आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। अब सवाल को टी में लाना है, तो दिस इज t³ और ये क्या बनेगा, ये बनेगा x t + 2 पाई, और व्हाट इज cos 2 पाई + थीटा, cos थीटा, तो cos स्क्वायर बन जाएगा, बस वो cos स्क्वायर t बन जाएगा, dt आ गया। ये समझ में आ गया cos स्क्वायर t, क्योंकि वो 2 पाई + t बन जाएगा वो, और व्हाट इज cos 2 पाई + थीटा, cos थीटा, तो cos 2 पाई + t को हम cos t लिख देंगे ना, पता अब ये ऑड बन गया, तो ऑड बनते ही तो 0 हो गया, ये तो ऑड फंक्शन बन जाएगा, और वो इवन है तो उसको डबल कर देंगे ना, दिस इज 2 टाइम्स 0 से पाई/2, और वो कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर t आ जाएगा। अब 2 की आवश्यकता पड़ती है इसमें, तो 2 तैयार है हमारे पास, आगे आ गया, तो व्हाट इज 2 cos स्क्वायर, ये 2 की आवश्यकता पड़ती है ना इसमें, हमें समझ में आ गया है, बड़े से लिख दिया, दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 0 से पाई/2, एंड 2 cos स्क्वायर का मतलब 1 + cos, और स्क्वायर को गायब करते एंगल डबल हो जाएगा ना। अब हम जानते हैं उसका इंटीग्रल साइन आएगा, लेकिन साइन में लिमिट लगाऊंगा मैं एक बार पाई/2, तब भी 0 आएगा, 0 लिखूंगा तब भी 0 आएगा, है ना, भाई इसको इंटीग्रेट करेंगे ना हम, तो साइन 2t आएगा, साइन 2t, साइन 2t में t की जगह एक बार क्या लिखेंगे, तो साइन पाई बन जाएगा, फिर एक बार 0 लिखेंगे तब भी 0 आएगा, तो इसको तो इंटीग्रेट ही मत करो आप, 0 आ जाएगा, मतलब समझ रहे ना, भैया इंटीग्रेट करके मालूम पड़ जाएगा, तो ये 0 से पाई/2 और dt, और 0 से पाई/2 cos 2t, तो ये तो कितना आ गया, ये तो पाई/2 आ गया, और इसका इंटीग्रल कितना आ जाएगा, 1/2 साइन 2t, और फिर लिमिट लगा दूंगा 0 से पाई/2, तो पाई/2 लिखूंगा तब भी 0 आएगा, और 0 लिखूंगा तब भी 0 आ जाएगा, तो 0 मतलब आंसर इज पाई/2 इज द आंसर। तो कई बार हो सकता है कुछ पुट करना पड़े उसके बाद -a to a बने, तो हो सकता है एकदम स्ट्राइक नहीं करेगा तो भी अल्टरनेट था, यहाँ हो सकता है ये स्ट्राइक नहीं करता, क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि मैं इंटीग्रेट कर लेता, क्योंकि एग्जाम में जब सवाल आएगा तो ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ रहे होंगे अपन, सब कुछ पढ़ चुके होंगे, तो हो सकता है वहां प्रॉपर्टी क्लिक नहीं हो, ये मैं भाई इंटीग्रेट कर ही सकता हूँ, तो सिंपल प्रोसेस का यूज करके इंटीग्रेट कर लेता, वो तो जब मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाता तब हो सकता है मुझे फाइट करनी पड़ती, और तब मैं सोचता कि कुछ पुट करूं और लिमिट -a to a आया ना, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ पुट करने के बाद भी लिमिट -a to a बन सकती है ना, ठीक है ना। ये सवाल घर से ट्राई करके लाना है, उसके बाद फिर 1-2 सवाल और करेंगे हम, ये घर से ट्राई करके लाना है आपको, इवलेट -पाई से पाई साइन x +2 साइन 2x +3 साइन 3x +4 साइन 4x +5 साइन 5x होल स्क्वायर dx, ये घर से करके लाना है, संडे भी है ना कल, तो टाइम लग जाएगा इसमें, क्या बहुत जल्दी भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं, मैंने जो बातें बताई आपको क्लास में वो दिमाग में रहेंगी तो बहुत जल्दी भी हो जाएगा, अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा इसको करने में। 2 साइन 2x 3 साइन 3x
4 sin 4x 5 sin 5x होल स्क्वायर, लिमिट है माइनस पाई से पाई, ये इंटीग्रल के लिए लाना है ना, ठीक है। तो थोड़ी जगह छोड़ दो उसमें ना, ताकि याद रहेगा अपने को कि भाई ये निकाल के लाना है। अब आते हैं अपन प्रॉपर्टी नंबर 5 पर, है ना, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो इसमें लिखें इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू, तो देखो जैसे ये, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 4 बड़ी आसान हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 3 भी आसान ही है, क्योंकि 3 में मालूम पड़ जाता है कि डिसकंटिन्यूस है, ब्रेक करना पड़ेगा, फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है, ब्रेक करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 में कोई दिक्कत है ही नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 5 में जब मैं सवाल करूंगा, जब एग्जाम में सवाल आएगा, तो या तो ये इनडेफिनेट की तरह इंडिकेट हो जाएगा, लिमिट लगा दूंगा, या बाई पार्ट्स लगा दूंगा, फिर लिमिट लगा के कैलकुलेट कर लूंगा, या मुझे जो है स्प्लिट करना पड़ेगा, इंटीग्रल को ब्रेक कर लूंगा, या फिर मैं जो है प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दूंगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 पर आएंगे अपन। तो जिस तरह से इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जब सवाल में कुछ भी हमारे दिमाग में नहीं आ रहा हो, तो हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का इस्तेमाल करके जरूर देखते हैं एक बार, भाई मैं नहीं सोच पा रहा, तो एक बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा के देख लो। तो ऐसे ही डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब कुछ भी नहीं हो रहा होगा मेरे से, तो मैं एक बार प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा के जरूर देखूंगा सवाल में। इसलिए ये तो सबसे आसान हो गई कि जब कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो एक बार ये तो लगा ही दो आप बस, तो इससे काम चल जाएगा या कुछ आसान सा बन जाएगा ना। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है कि इस इंटीग्रल को जब मैं निकालने में दिक्कत आएगी मुझे, तो इस इंटीग्रल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इस इंटीग्रल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये इससे लिखा जा सकता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। आपको लगे मैं इंटीग्रेट ही नहीं कर पा रहा, तो इसको ऐसे लिख दो, मतलब हम चाहे इस फंक्शन का इंटीग्रल निकालें ए टू बी, चाहे हम इस फंक्शन का इंटीग्रल निकालें, दोनों बराबर आएंगे ना, ठीक है ना। अब इसको पहले दिखा दो आप भी बराबर कैसे आ गया ना। तो यहां से जैसे स्टार्ट कर सकते हैं हम सिंस आरएचएस, तो मैं क्या लिखा हुआ है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, ये एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिखा हुआ है ना। अब हमें दिखाना है कि ये इसके बराबर आ गया, तो कैसे दिखाएं, कुछ पुट करो आप। अब पुट में क्या है, मैं पुट जो करूंगा ना, उसमें लिमिट तो इससे तो नहीं सोच पा रहा मैं क्या पुट करूं, तो लिमिट दोनों की क्या है, सेम है। तो हम चाहते हैं भाई हमारे पास ये है, हमें ये लाना है, तो इसी को क्या करो, इसी को पुट कर दो, ए प्लस बी माइनस एक्स, इसी को पुट कर दिया हमने, ठीक है बराबर। ठीक है ना। अब दिखाओ, देखें आ रहा है क्या, देखें दिखाओ, देखें दोनों सेम आ गए क्या वापस ये ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आ गया क्या, ये दिखाना है। आ गया, तो पहले लिमिट चेंज कर दो सबसे पहले। तो जब x बराबर a है, तो t बराबर कितना आ गया, b आ गया, और जब x बराबर b है, तो t बराबर a आ गया। इसको हमने t एज्यूम करा है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ टी। नाउ व्हाट इज dx, माइनस dt, और इस माइनस साइन से क्या करो, लिमिट को उल्टा कर दो, इस माइनस साइन से लिमिट को उल्टा कर दो, तो लिमिट क्या बन जाएगी, a टू b एफ ऑफ टी dt, एंड इट इज सेम एज a टू b एफ एक्स डी एक्स। ये ऐसा आ गया ना। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 सबसे आसान होती है, यूं मान सकते हैं, क्योंकि ये तो लगा के देखनी है एक बार अपने को। यानी जब मैं इंटीग्रल नहीं निकाल पाऊंगा, तो मैं इस फंक्शन में जो x है, उस x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स रख दूंगा ना। तो ऐसा रख देने से इनके इंटीग्रल की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो एक दो सवाल करते हैं बस, हम लिखो आप, इवेल्युएट द फॉलोइंग्स। 0 से π/2 इंटीग्रल 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये मुझे इंटीग्रेट करना है। अब देखो जब ये सवाल आएगा, तो कर सकता हूं मैं इंटीग्रेट, क्या करूंगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 2 साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस कर दूंगा, कोस का इंटीग्रल साइन आ जाएगा, लिमिट लगा दूंगा, आंसर निकाल लूंगा। तो कोई जरूरी नहीं हम प्रॉपर्टी लगाएं इसमें ना, क्योंकि हम इसको देखकर इसका आंसर बिना प्रॉपर्टी का यूज करे निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर निकालने से मतलब है। मैं उस प्रॉपर्टी को समझा रहा हूं आपको इसमें अप्लाई करके। तो इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो आप, क्या करें इसमें, क्या रखें एक्स की जगह, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो हम एक्स की जगह रख रहे हैं ए प्लस बी माइनस एक्स,
और इस फंक्शन में अगर हम ऐसा रख देंगे तो जो इंटीग्रल आएगा उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, आई रहेगी, उसकी वैल्यू भी आई रहेगी। तो ये अगर आई है तो ये भी आई हो जाएगा ना। अब ये क्या बनेगा, एक्स की जगह क्या रख रहे हैं, मतलब हम पाई बाई टू माइनस एक्स, व्हाट इज साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स बन गया। तो जनरली जब हम प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाते हैं, यानी एक्स की जगह अगर हम ये रखते हैं, तो भाई इसको इंटीग्रेट करना था, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो वो तो उसको ही कर लेते हैं उससे बड़ा। तो जब प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाते हैं ना अपन, तो दो इक्वेशन आती हैं, एक तो ओरिजिनल था, एक हमने लगाया तो दूसरी इक्वेशन आ गई। जनरली इन दोनों को ऐड किया जाता है, 99% सवालों में इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो 99.99% सवालों में। प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाई और दो इक्वेशन आ गई, दोनों को ऐड कर दो। अब ऐड करने पर हमें क्या निकालना है, आई निकालना है। तो इनको ऐड करने पर क्या आएगा, 2i। ऐड करेंगे तो लिमिट कॉमन आ जाएगी, क्योंकि साइन ऑफ इंटीग्रल दोनों में सेम है। तो व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1, तो 1 आ गया। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कितना आ गया है, दिस इज पाई बाई 2। लेकिन हमें आई निकालना था, तो आंसर इज, इसमें एक रेयर मिस्टेक है, अक्सर मिस्टेक ये होती है जब इनको ऐड करते हैं ना तो यहाँ 2i लिखा हुआ होता है ना, तो ये तो जल्दी आ गया, वो कई बार कुछ देर से आता है आंसर, तो 2 से डिवाइड करना भूल जाते हैं इसमें ना। तो या तो ये माइंड में रखो कि 2i आएगा, तो हाथों हाथ आई इज इक्वल टू 1/2 कर लो उसको, ताकि 2 से डिवाइड करने की दिक्कत नहीं होगी ना। समझ में आ गया, 2i से कई बार डिवाइड करना भूल जाते हैं अपन। तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दी मैंने और कैलकुलेट कर लिया। लिखे नेक्स्ट सवाल लिखें, इंटीग्रल 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 99 dx, ये इंटीग्रेट करना है। तो इसमें जब ये सवाल एग्जाम में आया, तो हमें लग रहा है कि भाई इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर दो, 100 टर्म आ जाएंगी, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा लो। लेकिन टर्म बहुत सारी आएंगी, इसलिए कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे अपने ना। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये पावर यहाँ आ जाती, काश ये एक्स की पावर 99 होता और 1 माइनस एक्स फ्री होता, तो दिक्कत नहीं आती है ना। तो या तो अपन यही दिमाग लगा लेंगे ना, या फिर ये एक्स होता ही नहीं तो भी दिक्कत नहीं आती अगर एक्स नहीं, क्योंकि लीनियर है, लीनियर पे पावर लगा देते हैं। तो या तो इसको मैनिपुलेट कर लेंगे, या तो हम दिमाग लगा के काम कर लेंगे ना, क्योंकि हम चाह रहे हैं 1 माइनस एक्स है, तो या तो ये एक्स हट जाए, या यहां भी क्या आ जाए, 1 माइनस एक्स आ जाए, 1 माइनस एक्स। तो मैंने माइनस साइन यहाँ एडजस्ट किया और इस एक्स को माइनस एक्स बना दिया, और इसमें 1 कर दो और ये -1 कर दो, और आगे लिखा हुआ ये 1 माइनस एक्स होल पावर 99 dx। तो इसको एक सिंगल टर्म मान लो और इसको एक सिंगल टर्म मान लो। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस एक्स होल पावर 100 बन जाएगा। तो ये आई तो आई लिखा हुआ है, माइनस साइन हमारे पास यहाँ है से बाहर, तो ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने। तो 0 to 1, और वो कितना आ गया, 1 माइनस एक्स होल पावर 100 हो गया ना। फिर जब ये इस -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर 99 आ जाएगा। अब इसमें कोई प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं पड़ी अपने, इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। तो या तो ये हमने दिमाग लगा लेंगे, क्योंकि तो यहाँ तो अपन पढ़ रहे हैं ना, इसलिए एकदम स्ट्राइक करेगा वो। हो सकता है वहां एग्जाम में दिमाग चल जाए वाला हमारा, क्योंकि हमसे हम इंटीग्रेट कर पा रहे हैं इसको ना, इसलिए हो सकता है प्रॉपर्टी दिमाग में नहीं आए, ऐसे मैनेज करके काम चला लें अपन। तो या तो ये तरीका हो गया ना, या फिर जिससे हमें लग रहा था कि निकल ही जाएगा इसका आंसर अब, या फिर हमें ऐसा लग रहा था कि भाई ये हटे यहाँ से और ये पावर 99 एक्स पर आ जाए, तो इसको मैंने आई मान लिया
और इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दो। यानी इस फंक्शन में हम एक्स को रिप्लेस करेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स से इसको रिप्लेस कर देंगे। तो हम जानते हैं ऐसा करने से इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होती, अगर वो आई है तो आई रहेगा। अब क्या कर रहे हैं हम, एक्स की जगह अल्टीमेटली 1 माइनस एक्स रख रहे हैं, एक्स की जगह 1 माइनस एक्स रख रहे हैं। तो यहाँ एक्स की जगह रखेंगे 1 माइनस एक्स, तो ये कितना बन जाएगा, एक्स की पावर 99 आ जाएगा। अब यहाँ ऐड करने की जरूरत नहीं है अपने को ना, है ना। जैसे हाथों हाथ दोनों एग्जाम्पल हो गए, एक में मैंने ऐड कर दिया, एक में ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अभी तो इंटीग्रेट हो ही जाएगा। ऐड करने से फायदा क्या है? लेकिन हालांकि 99% सवालों में अपन ऐड ही करते हैं, लेकिन यहाँ बिना ऐड करे काम चल गया। बता, वो जो हम चाह रहे थे वो हो गया ना। इसको अलग अलग कर दो, 0 to 1, ये कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 99, ये आ जाएगा एक्स की पावर 100, और ये आ जाएगा dx। तो दिस इज 1/100, दिस इज 1/101। तो आंसर इज 1/10100, ये आंसर आ जाएगा ना। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं हम, ठीक है ना। होमवर्क लिख लो आप जो करके लाना है आपको। होमवर्क में डेफिनेट में लिखो आप, है ना। तो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 V1 करना है, V1 के बाद B2 करना है। A4 से लेकर A8। B2 से B6 ना, B2 से B6, यानी इसमें B2 से B2 के बाद यानी B5 नहीं करना बीच में ना। A1 से A3। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। ये करके लाना है ना, और एक ही सवाल करके लाना है, -3 से 3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x dx, -3 से 3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x dx।